स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग गवर्नेंस स्टार्ट कर दिए हैं और फर्स्ट लेक्चर में शासन के बारे में देखा था कि शासन क्या होता है। उसके बाद सुशासन देखा था। अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो सुशासन ज्यादा बृहद या व्यापक रूप धारण किए हुए, जबकि शासन बहुत पुराना अवधारणा है। अब सुशासन की तरफ हर एक कोई बढ़ रहा है। तो पहले देख लेते हैं कि शासन में क्या है। तो हमने कहा कि शासन क्या है, तो देश के सभी मामलों का प्रबंधन है। ये हम शासन को बोल रहे हैं। एक लाइन में बोलना हो तो देश के सभी मामलों का प्रबंधन किया जाता है शासन में। या हम कहें कि प्रबंधन को सभी मामलों को खोल दें तो सभी मामलों में क्या है, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक या सामाजिक, प्रशासनिक प्राधिकार का क्या होता है, अभ्यास किया जाता है। जो भी हमारे राजनीतिक प्राधिकार हैं, आर्थिक प्राधिकार हैं, प्रशासनिक प्राधिकार हैं, उनका अभ्यास किया जाता है किसमें, शासन में। चलो और थोड़ा सा बोल दें तो बोलने में हमने कहा कि शासन 3 रूपों का सम्मिलित स्वरूप है। हमने कहा यहाँ पे तंत्र, प्रक्रिया, ठीक है, और यहाँ पे संस्थान कर दें। इन सभी का शासन क्या है, इन्हीं का सम्मिलित स्वरूप है। सम्मिलित स्वरूप है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, नागरिक को या समूह को क्या प्रदान करेंगे, तो इनके हितों का संरक्षण करेंगे। इन तंत्र और प्रक्रिया संस्थान के द्वारा क्या करेंगे, हितों का संरक्षण होगा। दूसरी बात, विधिक अधिकारों का उपयोग किया जाएगा। इसमें विधिक अधिकार को उपयोग किया जाएगा या विधिक नागरिक उपयोग करेंगे या मान्यता देंगे, संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। दायित्वों को पूर्ण किया जाएगा। जो भी दायित्व होंगे उसको क्या किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। और अगर किसी प्रकार का मतभेद है, उस मतभेद का क्या करा जाएगा, निराकरण किया जाएगा। यही होता है शासन। शासन संस्थान और तंत्र और प्रक्रिया का मिला जुला एक स्वरूप है जिसके माध्यम से नागरिक या समूह के हितों का संरक्षण किया जाता है, विधिक अधिकार दिया जाता है, दायित्वों को पूरा किया जाता है। अगर कोई मतभेद होता है तो उसका निराकरण किया जाता है किसमें, शासन में। यही शासन पढ़े थे। अब देखो कि सुशासन में हमने कहा था कि सु प्लस शासन होता है और सु का मतलब होता है अच्छा। अच्छा क्राइटेरिया क्या है, अच्छा का मतलब है कि गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और मूल्यों से युक्त होना चाहिए, मूल्यों से युक्त होना चाहिए। और मूल्य क्या होते हैं, हर समय या गुणवत्ता भी कहें तो समय के साथ परिवर्तन होता है, स्थान के साथ परिवर्तन होता है, और समय, स्थान, काल, ठीक है, ये सब से क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हम कहें कि सुशासन क्या है, एक गत्यात्मक अवधारणा है, गत्यात्मक अवधारणा है जो आधुनिक मूल्यों से परिपूर्ण होता है, आधुनिक मूल्यों से परिपूर्ण होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे गत्यात्मक। और अगर कह देंगे कि यूएनडीपी ने, यूएन ने इसके 8 विशेषताएं बताए हैं। कितने, 8। तो अगर कहें कि सुशासन की 8 विशेषताओं में क्या है, तो सहभागिता पूर्ण होना चाहिए, सहभागिता पूर्ण होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, मतलब सहभागी होना चाहिए। अगर सहभागी नहीं होगा, मतलब अगर वंचितों को अगर सहभागी नहीं बनाएंगे तो कहां से सुशासन होगा, उनका शोषण होता रहेगा, भागीदार नहीं बनाएंगे, वो हिस्सा नहीं लेंगे नीति और कार्यक्रम में, तो कहां से सुशासन। दूसरा हमने बोला था सर्वसहमति उन्मुख, सर्वसहमति उन्मुख होना चाहिए। कोई अगर हम नियम कानून या कोई योजना चला रहे हैं तो जनता के हित में ही होना चाहिए, क्योंकि जनता ही ये शासन या सरकार या शासन चलाती है।
ठीक है ना, जनता ही चलाती है और वो जनता ही चुन के अपने प्रतिनिधि को भेजती है, तो सर्वसम्मति से ये चीजें होनी चाहिए। दूसरा पक्ष देखा जाए, जनता का ही पैसा निवेश होता है, तो वो जो चाहेंगे जिन हित में होगा वही करना चाहिए, तभी सुशासन की अवधारणा क्या होगा, सफल होगा। तीसरा बताया था कि पारदर्शी होना चाहिए। पारदर्शी का मतलब नियम कानून और विनियम के माध्यम के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई भतीजावाद या किसी भेदभाव किया जाए किसी के साथ। पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, तब सुशासन की अवधारणा सफल होगी। फिर क्या करना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए या अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी किसके मतलब, भाई जवाबदेही का मतलब होता है कि अपने और दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, देखभाल की बात होनी चाहिए। देखभाल अपना भी करें और दूसरे का भी करें। जहां दूसरे का हित अगर नहीं देखते हैं, इसका मतलब है कि वो जवाबदेही नहीं है, तो उत्तरदायी होगा, तो सुशासन की अवधारणा क्या होगा, सही होगा। फिर हमने एक और बताया था इसी में कि रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव होना चाहिए कि जैसे कि अगर अनुक्रियात्मक होना चाहिए कि आपातकाल आ रहा है, तो आपातकाल में तुरंत या कोई आपदा आ गया तो तुरंत हम क्या करें, रिस्पॉन्स करें। ऐसा नहीं है कि महीना भर के बाद करें, तो तुरंत उनको मुहैया कराएं, दवा कराएं, जो भी हेल्थ सिस्टम है, या उनको पुनर्निर्माण करें, वो आपदा में देखेंगे। लेकिन हाँ, ये रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया कि अगर हमें गला काटने का किसी ने बोल दिया, हम पुलिस के पास जाके शिकायत किए, तो वो कह रहा है ये तो बोलते रहते हैं, और दूसरे दिन हमारा गला काट दिया गया। तो इसका मतलब ये रिस्पॉन्सिव, दूसरे दिन जाके क्या किए, आखिर में गिरफ्तार किए ना उसको, या कार्रवाई किए ना, रिस्पॉन्स दिए ना। लेकिन वही पहले अगर होते तो सुशासन का अवधारणा सफल होता। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रभावी होना चाहिए, साथ साथ में कुशल होना चाहिए। प्रभावी का मतलब इफेक्टिव, सुशासन में बोला है प्रभावी होना चाहिए। जैसे कि अगर हम संसाधन की बात करें तो संसाधन का यूज हमारा क्या होना चाहिए, प्रभावी तरीके से होना चाहिए। इसका बेकार नहीं करना चाहिए या दोहन नहीं करना चाहिए। अगर दोहन करोगे तो पर्यावरण जैसी समस्याएं आएंगे, तो वो सुशासन की अवधारणा को क्या करेंगे, धूमिल करेंगे। नेक्स्ट हमने बताया कि समतापूर्ण होना चाहिए प्लस समावेशी विकास होना चाहिए। जो भी वंचित वर्ग हैं या गरीबों में गरीब है, उसको भी मुख्य धारा में लाया जाए, यही हमारा समावेशी विकास है। और समतापूर्ण होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये बात है। फिर नेक्स्ट 8वां हमने बताया था, कानून के शासन का पालन करने वाला होना चाहिए। ऐसा है, कानून का शासन हम सुनिश्चित करें, ठीक है ना, कानून के पालन करने वाले हों। ऐसा नहीं कि आए दिन कानून को क्या कर रहे हैं, तख्ते पे रख के और काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं, तब सुशासन नहीं होगा। तो कानून का जहां पे शासन होगा वहां पे सुशासन आ जाएगा, चोरी चमारी ये सब कम हो जाएंगे, ठीक है, डकैती कम हो जाएगी, आल्दो आजकल डिजिटल रूप में होता है। तो ये हमने पढ़ लिया था, तो हमने पीछे रिकैप लिया थोड़ा बहुत। अब देखो कि सुशासन हेतु क्या रणनीति होना चाहिए। हमने तो 8 जो यूएनडीपी का है, 8 विशेषताएं, अगर हम उसी पे कर लें तो वही रणनीति बनाना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया कि उन 8 से अलग हटके हमने मेंशन किया। क्या किया कि जो मानव की आवश्यकता होगी, मानव की जो भी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को क्या किया जाए, पूर्ण किया जाए। मानव की आवश्यकताओं का सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 होना चाहिए कम से कम। तो ऐसा तो होना चाहिए। और मानव के आवश्यकताओं के ऊपर क्या करें, निवेश करें, तो हमारा क्या होगा, सुशासन होगा। तो स्ट्रेटजी में, हमारे रणनीति में ऐसा होना चाहिए कि मानव की आवश्यकताओं पे क्या करें, निवेश करें, ऐसा होना चाहिए। दूसरा हमारा क्या होना चाहिए कि जो भी निर्धन है और सीमांत व्यक्ति हैं, जो वंचित हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा करना चाहिए। दूसरा हमने क्या करना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा में क्या कि सामाजिक सुरक्षा में स्वास्थ्य जैसे है वो सुरक्षा करें, ठीक है ना, शिक्षा की, ठीक है, पेंशन की इत्यादि, ये सारे हम क्या करें, सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। जब भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगा जनता को, तो वो शासन के प्रति क्या होगा,
ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और वो सुशासन कहा जाएगा। फिर क्या होना चाहिए, जितनी राज्य संस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ होना चाहिए, क्योंकि हमने शासन में बोला था कि संस्थान भी आते हैं, तंत्र भी आता है, प्रक्रिया भी आता है। तो जो भी संस्थान है, जैसे पुलिस है तो उनको भी सुदृढ़ करना, ठीक है ना, या कोई पुलिस के अलावा और भी जो संस्थान है जैसे सीबीआई है उनको भी सुदृढ़ करना, कि आखिर में जो कमियां हैं, लैक हैं, उसको क्या किया जाए, आउटकम किया जाए और राज्य क्या हो, एक सुशासन के तहत आ जाए। तो जो भी है संस्थाओं को सुदृढ़ करना है। फिर हमने कहा कि संसद सबसे बड़ा है कि अगर सुशासन लाना है तो संसद के जो कामकाज है वो प्रभावशाली होना चाहिए। संसद का कार्य कैसे, अभी देखो तो संसद जो सांसद है उनका व्यवहार बड़ा अजीबोगरीब देखा जा रहा है। अगर चर्चा हो रहा है तो चर्चा में क्या कर रहे हैं, मोबाइल का यूज कर रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। चर्चा क्यों होता है, चर्चा होता है कि इन चर्चा के बाद जो बेस चीजें हैं वो निकाल के और जनता को दिया जाए, लेकिन आप मोबाइल देखने में साफ व्यस्त हो, आचरण अच्छा नहीं है आपका। ठीक है, हम कह रहे हैं कि संसद को क्या करना चाहिए, विशेषज्ञ के पास कानून भेजना चाहिए जो उसके पास समझ में हो। आप बहुत कम पढ़े लिखे हो, आपके पास विशेषज्ञता नहीं है, तो विशेषज्ञता के पास भेजो कि क्या चीज कमी है, इसको लागू करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, संसद समिति को पास कर ले रहे हो और उसको पास भेज नहीं रहे हो, कानून बना रहे हो। तो संसद के कामकाज को क्या करना चाहिए, प्रभावशाली तरीके से लागू करना चाहिए। तो ये रणनीति में हम सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि प्रदर्शन और जो अकाउंटेबिलिटी है वो क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। ठीक है ना, लोक सेवाओं की क्षमता अगर बढ़ाना है, कैपेसिटी बढ़ाना है, लोगों के पास सेवाओं का तक पहुंच बढ़ाना है, तो आपको अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए और आपको प्रदर्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, परफॉर्मेंस अच्छा करना होगा। परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी जब जहां होगा वहां पे सुशासन आ जाएगा। तो रणनीति के रूप में हम ऐसा कर सकते हैं, उसमें सुधार करना चाहिए। फिर हम कहें कि नागरिक समाज के साथ नया गठजोड़ निर्मित करना चाहिए। नागरिक समाज इस समय बढ़ के आया है, नागरिक समाज के साथ गठजोड़ होगा तो नागरिक ही क्या करेगा, अगर कोई योजना चल रहा है, कोई कार्यक्रम चल रहा है, उन कार्यक्रम का क्या करेगा, देखभाल करेगा। अगर उसका मिसयूज हो रहा है तो उसको रोकेगा। तो उनके साथ, नागरिक समाज के साथ नया गठजोड़ बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, तभी हमारा सुशासन अच्छा स्टेब्लिश हो सकता है। तो रणनीति में ये होना चाहिए। फिर सरकार व्यवसाय सहयोग के लिए नया ढांचा करे। जो भी व्यवसाय है, ऐसा नहीं है कि जीएसटी में आपका क्या व्यवसाय क्या है, त्रस्त हैं जीएसटी को, तो जीएसटी में सुधार नहीं करना चाहिए। व्यवसाय ऐसा होना चाहिए कि सुगम हो, कि सब लोग क्या करें, व्यवसाय अच्छे से कर सके और अच्छे से आर्थिक व्यवस्था क्या करे, क्रियान्वयन हो, और उसमें कानून ज्यादा सख्त ना हो। ठीक है ना, जहां जरूरी हो वहां पे सख्त हो, लेकिन व्यवसाय में सख्त ना हो, सबको आगे बढ़ने का मौका मिले। यहाँ सुशासन में ऐसी रणनीति होनी चाहिए। तो हमने सुशासन के लिए क्या बताया, क्या क्या रणनीतियां होनी चाहिए। तो अब इसको ब्रीफ कर लेते हैं। देखो, हमने कहा कि मानव की आवश्यकताओं के अनुसार निवेश करना चाहिए। बड़ा सिंपल वे में बता रहे हैं, आप लोग समझ लो, इस चीज को लिखने आए। हम यहाँ पे कोई ऐसा चीज फालतू नहीं रखे हैं जो आपके मेंस में काम में नहीं आएगा। तो देखो, पहला हम करेंगे कि मानव की आवश्यकता के अनुसार क्या करना चाहिए, निवेश करना चाहिए। पहला हम स्ट्रेटजी में ये बताएंगे। दूसरा हम कहें कि सामाजिक सुरक्षा सबको मुहैया कराना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा क्या करना चाहिए, सबको मुहैया कराना चाहिए रणनीति में। ठीक है, तीसरा हम कहें कि जो भी संस्थान है उन संस्थान को क्या कर रहे हैं, सुदृढ़ करें। तीसरा हो गया। चौथा हमने कहा कि संसद को क्या बनाए, प्रभावशाली बनाए। संसद को प्रभावशाली बनाए। ठीक है, फिर हम पांचवा बोल रहे कि हमारा अकाउंटेबिलिटी, परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों में सुधार होना चाहिए। परफॉर्मेंस, जो भी प्रशासन है या शासन है, उसका परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए और जवाबदेही होनी चाहिए। ऐसा स्ट्रेटजी रूप में सुधार करने के लिए कुछ पहल करना चाहिए। फिर हमने बताया कि नागरिक समाज को हमें क्या जोड़ना चाहिए। तो नागरिक समाज को, समाज की भागीदारी करनी चाहिए, भागीदारी बढ़ानी चाहिए, ये बात बोला। और लास्ट में हमने कहा कि सरकार का या सुगम व्यवसाय बनाने के लिए नया फ्रेमवर्क
बनाना चाहिए, नया फ्रेमवर्क करना चाहिए, तब जाके ये हम इन रणनीतियों के आधार पे क्या कर सकते हैं, सुशासन को स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो जब भी पूछेगा कि सुशासन को कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, तो आपको यही आंसर होना चाहिए और उसमें एग्जाम्पल के साथ लिख देंगे, आपका बेस्ट तरीका होगा। ठीक है ना। अब देखो, भारत में शासन की बात करें, गवर्नेंस इन इंडिया की बात करें तो कैसा है, तो भारत में शासन के आयाम की बात होता है, डायमेंशन कितने प्रकार का है। तो हमारा प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग है, उन्होंने बताया कि हमारे शासन के 5 डायमेंशन है। शासन के अगर देखा जाए तो 5 डायमेंशन है। तो 5 डायमेंशन में कौन है, एक हमारा क्या है, राजनीतिक, ठीक है, दूसरा हमारा है विधिक और न्यायिक, विधिक प्लस न्यायिक, ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है, प्रशासनिक, और चौथा हमने बताया आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक प्लस सामाजिक, ठीक है, और पांचवा हमने बता दिया पर्यावरणीय। यही 5 आयाम किसने बताया, DFRPG ने बताया, अर्थात प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने बताया। तो कौन सा, पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक, प्रशासनिक, विधिक और न्यायिक और राजनीतिक, ये हमारे डायमेंशन है। जब भी हम सोचेंगे शासन के बारे में, भारत में शासन का कितने डायमेंशन है, शासन कहाँ पे होता है, लागू होता है, तो 5 डायमेंशन में। आओ हम पांचों डायमेंशन के बारे में बात करते हैं। आओ, ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है ना, क्योंकि ये आप बहुत यूज करोगे। 4th पेपर में जो भी गवर्नेंस पढ़ा रहे ना, ये सब काम के हैं, 4th पेपर में बहुत अच्छे से यूज करोगे और बताएंगे कैसे यूज करेंगे। तो भारत में शासन के डायमेंशन 5 बताया और पांचों में एक एक आते हैं। तो हम राजनीतिक आयाम में देखें तो राजनीतिक आयाम में शासन में क्या आता है, अगर मताधिकार का जो मत है उस अधिकार का उपयोग हो रहा है तो इसका मतलब शासन ठीक है। ठीक है, राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं या राजनीतिक दल है या राजनीतिक कार्यकारिणी है, उनका रूपरेखा और आचरण अगर अच्छा है तो बोलेंगे कि राजनीतिक आयाम शासन का क्या है, अच्छा है, और नहीं तो खराब बोलेंगे। तो हम राजनीतिक आयाम में सिर्फ देखते हैं क्या आता है, मताधिकार का उपयोग आता है, राजनीतिक प्रतिनिधियों और राजनीतिक दल और राजनीतिक कार्यकारिणी की रूपरेखा और आचरण से इसको संबंधित किया जाता है। विधायिका की कार्य पद्धति कैसी है, ये भी शासन के अंतर्गत राजनीतिक आयाम में आ जाएगा। और राजनीतिक विकेंद्रीकरण है कि नहीं है, ये भी देखा जाता है राजनीतिक आयाम में। तो हम 4 लगभग बोले, और भी हो सकते हैं, कैसे कोरिलेट करेंगे ये बता रहे हैं कि देखो शासन को हमने बताया 5 और उस 5 में हमने कहा कि कैसा होना चाहिए भाई। शासन में क्या होना चाहिए, तो राजनीतिक शासन की बात करें कि राजनीतिक शासन ऐसा होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप लोग को इतना बताया शायद समझ में ना आया हो, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखो कैसे हम कह रहे हैं कि शासन में कैसा होना चाहिए, कि राजनीतिक शासन ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हो वो कैसा हो, स्वस्थ हो या गुणवत्तापूर्ण हो। तो हम कहेंगे कि राजनीतिक शासन अच्छा है। फिर जो संस्था का आचरण कैसा हो, अच्छा हो, तब हम कहेंगे कि राजनीतिक शासन कैसा है, अच्छा है। फिर हम कहें कि जो हमारा राजनीतिक प्राधिकार है उस प्राधिकार का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग ना करके उपयोग किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि राजनीतिक शासन क्या है, अच्छा है। ठीक है, अगर राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, नीचे के तबके को सशक्त किया जा रहा है राजनीतिक रूप से, तो कहेंगे कि राजनीतिक शासन अच्छा है। ये राजनीतिक शासन की बात है। अब कब राजनीतिक शासन अच्छा हो सकता है, मताधिकार का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आचरण अच्छा हो, रूपरेखा अच्छा हो, किसके, राजनीतिक प्रतिनिधि का, राजनीतिक दल का, राजनीतिक कार्यकारिणी की, ठीक है, विधायिका की कार्य पद्धति अच्छी हो, राजनीतिक विकेंद्रीकरण हो, तो हम कहेंगे कि राजनीतिक आयाम अच्छा है। इसके बुरे प्रभाव को देखेंगे कि भारत में क्या है, लेकिन हम एक मोटा जान रहे हैं कि राजनीतिक आयाम में क्या आएगा। ठीक, ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट डायमेंशन की तरफ। अब नेक्स्ट डायमेंशन में हमारा आता है शासन की विधि एवं न्यायिक आयाम। शासन की विधि और न्यायिक आयाम के 4 मूलभूत एलिमेंट हैं। क्या क्या है, कि कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा अच्छी हो, तो हम कहेंगे कि शासन की विधिक और न्यायिक आयाम क्या है, अच्छा है। अगर कानून व्यवस्था अच्छा ना हो, आंतरिक सुरक्षा ना हो, तो फिर कहेंगे कि ये चीज अच्छी नहीं है और सुशासन हमको या शासन अच्छे तरह से चलाया नहीं जा रहा है। मूलभूत जो भी फंडामेंटल अधिकार हैं, राइट हैं, उनकी सुरक्षा मिल रही हो, पुलिस प्रशासन और नागरिकों के प्रति मित्रवत व्यवहार हो,
जो शासन और विधिक शासन होना चाहिए, शासन में विधिक और न्यायिक आयाम में क्या होना चाहिए कि जो भी पुलिस प्रशासन हो या नागरिक और नागरिकों के प्रति क्या हो, मित्रवत व्यवहार हो, न्याय और न्यायिक उत्तरदायित्व अच्छी हो, तो हम कहेंगे कि शासन की विधिक और न्यायिक आयाम क्या है, अच्छी है। ठीक है, अगर ये सब जो मेन एलिमेंट है अगर लैक होगा तो हम कहेंगे कि विधिक और न्यायिक आयाम, शासन के विधिक और न्यायिक आयाम क्या है, खराब है। ठीक है, तो कानून की व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट की सुरक्षा होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन और नागरिकों के प्रति क्या होना चाहिए, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, न्याय और न्यायिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, ये शासन विधिक के में आएगा। अब देखो शासन के प्रशासनिक आयाम में देखो क्या होना चाहिए, तो नागरिक से संबंध होना चाहिए, प्रशासन ऐसा होना चाहिए कि नागरिकों से भावात्मक रूप से, ठीक है, इमोशनल रूप से भी जुड़ा हो। ठीक है, दूसरी बात क्या कि मानव और वित्तीय और अन्य संसाधनों का क्या करता हो, वो प्रबंधन कर रहा हो। ऐसा ना हो कि वो क्या करे कि जो वित्तीय संसाधन है उसका क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो प्रबंधन अच्छे से करे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो पैसा ऊपर से आता है वो प्रशासन ही, आईएएस ही क्या करता है, पैसा जिला में खर्च करता है। तो वो उसके क्या होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए उस पैसे को। आधारभूत सेवा वितरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और भ्रष्टाचार बोध और सतर्कता एवं परिवर्तन, कि भ्रष्टाचार का बोध होना चाहिए प्रशासन के अंदर, ऐसा होना चाहिए कि हाँ भ्रष्टाचार ना हो, सतर्क रहें, ठीक है ना, उसके प्रति, और उसको क्या किया जाए, लागू किया जाए या प्रवर्तन में लाया जाए, इन्फोर्स में लाया जाए कि ऐसा कहीं भ्रष्टाचार ना हो। तो शासन में अगर प्रशासनिक आयाम देखें तो नागरिकों के साथ संबंध होना चाहिए और मानव जितने संसाधन है उसको प्रबंधन करे अच्छे से, उसका दुरुपयोग ना करे, और जो आधारभूत सेवा है उसका वितरण क्या करे, सुनिश्चित करे। तो कहेंगे कि हाँ प्रशासनिक आयाम अच्छा है और भ्रष्टाचार क्या हो, कम हो। तो ये प्रशासनिक आयाम में होगा। नेक्स्ट हम कहें तो शासन का आर्थिक आयाम में देखें तो वित्तीय शासन होना चाहिए, कारोबारी माहौल होना चाहिए, वित्तीय शासन होना चाहिए, कारोबारी का माहौल होना चाहिए, सुगम होना चाहिए, प्राथमिक क्षेत्रों को क्या करें, समर्थन देना चाहिए। जो भी प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। प्राइमरी सेक्टर में हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कृषि भी आता है और भी आता है, तो प्राइमरी सेक्टर को भी समर्थन देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उद्योग वगैरह को ही ज्यादा समर्थन करें, तो हमारा क्या होगा, आर्थिक शासन अच्छा होगा, शासन का आर्थिक आयाम अच्छा होगा अगर ये तीन घटक क्या हो, बराबर हो तो। ठीक है, अब देखो शासन में सामाजिक और पर्यावरण आयाम को देखें तो क्या होना चाहिए कि जो भी निर्धन है या वल्नरेबल व्यक्ति हैं उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाए। समाज में अगर निर्धन या वंचित या वल्नरेबल ग्रुप, सुवेद ग्रुप है तो उनका कल्याण सुनिश्चित करना चाहिए। नागरिक समाज और मीडिया की भी भूमिका आनी चाहिए, ठीक है ना, नागरिक समाज बढ़ के आए, मीडिया भी आए, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर पर्यावरण का प्रबंधन करना चाहिए कि पर्यावरण का ऐसा ना हो कि संसाधनों का अति दोहन किया जाए और पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न हो जाए। तो ये हमने डायमेंशन बताया। अब आ जाते हैं इसमें कि भारत में अगर देखा जाए तो शासन संबंधित मुद्दे क्या है। अभी तो हमने डायमेंशन बोला, तो डायमेंशन में हमें पता हो गया कि क्या क्या पता है डायमेंशन शासन में। तो शासन संबंधित मुद्दे भारत में देखा जाए, गवर्नेंस संबंधित मुद्दे, तो राजनीतिक मुद्दे। वैसे ही डायमेंशन पे सबकी बात करें तो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, ठीक है, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। विकेंद्रीकरण की बात करें तो कागजों पे अधिक मिलता है, जमीनी स्तर पे नहीं मिलता है। क्रियान्वयन में क्या होती है, कमी होता है। ये अभी राजनीतिक मुद्दे हैं। तो राजनीतिक डायमेंशन कैसा होना चाहिए, हमने आयाम में बात किया, ठीक है, लेकिन उस आयाम से इतर अगर शासन अच्छा चल रहा होगा तो उस डायमेंशन में हमने बात किया। अगर शासन अच्छा नहीं चल रहा होगा तो ये चीजें उभर के आएंगे। तो राजनीतिक मुद्दे क्या है शासन में, तो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, विकेंद्रीकरण की बातें सिर्फ कागजों पे मिल रहा है, रियल हकीकत में नहीं है, क्रियान्वयन में कमी है, इनके राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है, गठजोड़ जो बन रहा है वो जो कह रहे हैं कि प्रशासन और राजनीति का गठजोड़ बन रहा है वो होगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, ठीक है। तो अगर भारत के सामने पूछा कि शासन में क्या क्या समस्याएं हैं तो जितने डायमेंशन बताए उस सब डायमेंशन में मेंशन आपको करना चाहिए। देखो कानूनी और न्यायिक मुद्दे में देखें कि क्या भारत के सामने मुद्दे हैं या समस्याएं हैं। तो विलंब में न्याय मिल रहा है, फिर बोझ ज्यादा है न्यायालय के पास, पेंडिंग केस ज्यादा है, ठीक है। न्यायपालिका में जवाबदेही का अभाव है, उसमें हमने बताया था 56% भाई भतीजावाद है, ठीक है। जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए संकट है, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा मिल नहीं पा रहा है भाई।
बहुत सारे ऐसे मामले मिल जाएंगे कि जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं मिल रहा है। हाँ, उठाओ, डेली पेपर में मिलेगा। तो न्यायिक मामले में देखें तो न्यायिक मामले में लिख देंगे कि विलंब में न्याय मिल रहा है। एक केस को मतलब चलने में अगर कहें तो 5 वर्ष लग जा रहा है, तो उसको न्याय क्या होना चाहिए? त्वरित होना चाहिए। शासन में अच्छा होने का मतलब, सुशासन मतलब क्या? त्वरित न्याय होना चाहिए। ठीक है। फिर केस पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, करोड़ों में केस पेंडेंसी है। देखो, हम कहें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करोड़ों पे, हाई कोर्ट पे लाखों में, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में देखें तो हजारों में है। ऐसे ही आंकड़े हैं, हम बता सकते हैं। न्यायपालिका की जवाबदेही का अभाव है। कौन ले? अब वो कॉलेजियम पे जब अटक गया तो कौन उसको निर्धारित करे? जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी संकट है। प्रशासनिक मुद्दे में देखो, प्रशासनिक में तो झोला भर भर के लिख सकते हो, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि भावों में न बहते हुए हमें बैलेंस रूप में लिखना है। हमें 125 वर्ड में या 200 वर्ड में क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो हम वही मुद्दे उठाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हर मुद्दे पे आपके 4-4, 5-5 पॉइंट होने चाहिए और हाईलाइट करके लिख लेना चाहिए। राजकीय मशीनरी में क्या है? प्रशासनिक कैसे है? असंवेदनशील है, पारदर्शी नहीं है, जवाबदेहिता की कमी है। ठीक है। नौकरशाही द्वारा देरी हो रही है, लाल फीताशाही है। ठीक है। और जो भी अगर हम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कोई परिवर्तन लेके आ रहे हैं तो वो प्रतिरोध कर रहे हैं। भ्रष्टाचार झोला भर भर के है। ठीक है। तो ये सारे प्रशासनिक मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे लिख सकते हैं इस पे। ठीक है। सत्यनिष्ठ कम, जितने 4th पेपर के हैं ना, वो सारे उसमें लिख सकते हो। जो भी पढ़ना 4th पेपर में, केवल सिलेबस पढ़ना, उसमें लिखा होगा कि सिविल सेवाओं के लिए क्या मूल्य, सिविल सेवाओं के लिए मूल्य क्या है। तो वो मूल्य में जो भी बताया गया है ना, फंडामेंटल उनका वैल्यूज, ठीक है, तो वो वैल्यू ही लिख दोगे, उसके सब निगेटिव पर्सन लिख दोगे, तो ये सब प्रशासनिक मुद्दे बन जाएंगे। ठीक है। हमें आल्दो समझ में आ रहा है। आर्थिक मुद्दे क्या है? हो सकता है कि एक आयाम पे लेके पूछ लिया जाए, तो हमें क्या होना चाहिए? जो हमने आयाम में बोला था, आयाम में पॉजिटिव चीजें कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये करते हुए और साथ में कह देंगे कि लेकिन अभी ऐसा भारत में प्रतीत होता है, तो उस आयाम का क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा या विश्लेषण हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें आर्थिक मुद्दे में देखें, अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन है, वित्तीय असंतुलन है, क्षेत्रीय असमानताएं विद्यमान है। ठीक है। और सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे देखा जाए तो इसमें भी एग्जांपल दे सकते हैं क्षेत्रीय असमानताएं, जैसे कि एक ऑक्सफैम का ही कोट कर दो कि 1% के पास हमारा 73% संपत्ति है, 1% भारत के लोगों के पास। ठीक है ना। सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे देखें तो जनसंख्या के एक बड़े भाग में मूल सुविधाएं आज भी नहीं प्राप्त है। ठीक है। सामाजिक, धार्मिक, जाति और लैंगिक संबंधता के कारण बहिष्कार किया जा रहा था, भेदभाव बढ़ रहा है। निर्धन लोग जिन्हें प्रशासन में भागीदारी बहुत कम अवसर मिलते हैं, तो निर्धन लोगों को प्रशासन में भागीदारी नहीं मिल रहा है। ठीक है। क्षेत्रवाद है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, ये सारे वो मेंशन करो। भौतिक पर्यावरण में विशेष करके शहरों में गिरावट हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये भी देखो। ये हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे हो गए। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया कि क्या हो रहा है, भारत की प्रेजेंट स्थिति क्या है, और इसको अच्छे से लिख सकते हैं। बस ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। तो भारत में सुशासन की पहल, जो शासन में खराबी देखी, जैसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत ने सुशासन के लिए, ऐसे बोले कि सुशासन के लिए भारत ने क्या कदम उठाया है, तो बताओ कि पहले कि अभी की वर्तमान स्थिति में बताओ कि वर्तमान स्थिति में शासन के अंदर मुद्दे क्या क्या मुद्दे हैं, तो उसमें 5 डायमेंशन के मुद्दे बताओ, ऐसे लाइन खींच के बता दो। और सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया है, उसको हम अभी बताने जा रहे हैं। सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है सुशासन या शासन को अच्छा करने के लिए, सुशासन को लाने के लिए, तो क्या कदम उठाया गया? तो पहला विकेंद्रीकरण की बात कहे थे, जन भागीदारी की बात कहे थे, उसके लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया। फिर हम निर्बल वर्गों और पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनके लिए कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है। एक आध कार्यक्रम बता देना। निर्बल वर्गों के लिए मनरेगा बोलो, पिछड़े क्षेत्र के लिए जैसे नॉर्थ विशेष राज्यों के दर्जा दिया गया है, ये बता दिया, दोनों के एक एग्जाम्पल खत्म।
वित्तीय प्रबंधन और बजट में सूचिता किया जा रहा है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन और बजट में सूचिता किया गया, अर्थात जो भी कटौती प्रस्ताव है उसका तार्किक रूप से क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, ये बात करेंगे। फिर कहेंगे कि जो भी कार्य पद्धति और प्रक्रिया है उसमें सरलीकरण किया जा रहा है, जैसे जीएसटी है, ठीक है ना, जीएसटी लाया गया। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बता सकते हो कि ये कार्य प्रक्रिया में, जैसे सुगम व्यापार में भारत का 63वां रैंक है, तो ये भी बताता है कि सरलीकरण है। नागरिक चार्टर एक्ट लेके हम लोग आए हैं, सेवोत्तम मॉडल को क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ये भी गवर्नमेंट ने किया है। नागरिक की शिकायतों का निवारण करने शिकायत तंत्र की व्यवस्था की है। ई शासन लेके आ रहे हैं, जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रहा है। ठीक है, सार्वजनिक सेवा में भ्रष्टाचार कम करने के उपाय किए जा रहे हैं, सीबीसी लाया गया है। ठीक है ना, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेहिता के लिए उपाय किए गए हैं, जैसे आईटीआई एक्ट लाया गया है। एग्जाम्पल बताओ, सूचना का अधिकार लाया गया है, सामाजिक लेखा परीक्षा स्टार्ट किया है, सोशल अकाउंट ऑडिट हम लोग स्टार्ट किए हैं पंचायत लेवल पे। तो ये सब क्या कर रहा है, ये सब सारी चीजें हमारा क्या बता रहा है, गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है सुशासन को लाने के लिए। और वही 8 पिलर पे पकड़ के एक 8 पिलर पे कर दोगे, सबके लिए हमने एग्जांपल यहाँ दे रखा है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रहा है, बड़ा व्यवस्थित तरीके से सुशासन के लिए क्या भारत ने कदम किया है, तो आपको बताना होगा। इसमें नागरिक चार्टर एक्ट, सेवोत्तम मॉडल जरूर जोड़ना, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और तार्किक भी लग रहा है कि ऐसा होगा तो सुशासन आ जाएगा। और कुछ सुझाव भी देना चाहिए हमको, सुझाव पे अमल करना चाहिए कि जो परेशानी दिख रहा है वो चीजों के निराकरण के लिए सुझाव होगा। और सुझाव के लिए हम एक बार लास्ट में जब होगा ना, तो लास्ट में सुझाव के हम सारे परिप्रेक्ष्य से दे देंगे, वहां से उठा के लिख देना, या जो भी प्रॉब्लम है उसी से उठाओ। अब नेक्स्ट आता है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में टिप्पणी कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या है इसका मतलब, क्या कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का सीधा अर्थ लगाएं तो नागरिक अनुकूल होना चाहिए शासन और उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए। इसका सीधा अर्थ यही होना है। कैसे हो सकता है न्यूनतम सरकार, न्यूनतम सरकार का मतलब क्या, और अधिकतम शासन की बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा देख लेते हैं कि प्रक्रियाओं को क्या किया जाएगा, प्रक्रियाओं को सरल किया जाएगा। ठीक है, जो पुरातन कानून उनको क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ठीक है, जो भी फॉर्म है, जितने फॉर्म वगैरह आ रहे हैं उसको सरल किया जा रहा है। ठीक है, प्रक्रिया को भी किया जा रहा है, फॉर्म को भी सरल किया जा रहा है। पारदर्शिता लाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, सार्वजनिक निवारण या शिकायत निवारण तंत्र बोले इसको, शिकायत निवारण तंत्र लाया जा रहा है। ठीक है, इस सब के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, नागरिक अनुकूल बन रहे हैं और उत्तरदायी प्रशासन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, जैसे जब भी ऐसी बात आएगी, क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा बताना होगा कि क्या किया गया कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन हो रहा है। सार्वजनिक कार्यालय में नागरिक और सरकार के कर्मचारी दोनों में ही समय और प्रयासों में कमी आएगी। अगर ऐसा हो दिख जाएगा तो नागरिक और सरकार के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड विकसित होगा। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय को 100% ई कार्यालय बना दिया गया है। फिर सुगमता केंद्रित, व्यवसाय की सुगमता पे केंद्रित हो गए हैं। शासन को और अधिक दक्ष और प्रभावी बनाया जा रहा है। नियमों को सरलीकरण, तर्कसंगत बनाया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक बात यहाँ पे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा न्यूनतम सरकार का मतलब क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही होगी आप लोगों को, तो हम यहां से एक्सप्लोर कर देते हैं थोड़ा सा। न्यूनतम सरकार का मतलब क्या, न्यूनतम सरकार का मतलब सीधी बात है कि सरकार का हस्तक्षेप कम करना, सरकार का हस्तक्षेप कम करना। और कब होगा सरकार का हस्तक्षेप कम, कब होगा, जब क्या होगा, प्रक्रियाएं क्या हो, तार्किक रूप से हो।
ठीक है। सरकार में क्या करे, जो चीज कानून वगैरह है वो कानून को क्या करे, सरल करे, ठीक है, लोगों को समझ में आए। जटिल कानून होगा तो सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा रहेगा उसमें, ठीक है। कानून हो, फिर हम जवाबदेही आ जाए, फिर पारदर्शी हो जाए, पारदर्शिता अगर हो जाए तो सरकार का हस्तक्षेप, जहां भी पारदर्शिता हो जाएगा तो सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम होगा, ठीक है ना। और जवाबदेही हो जाएंगे तो भी हो जाएगा। फिर हम सुगम कर दें, हर व्यवस्था क्या कर दें, सुगम व्यवस्था कर दें, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। ओवरऑल हम न्यूनतम सरकार के पक्ष में ये बात कर रहे हैं। और अधिकतम शासन के मतलब क्या, अधिकतम शासन की बात बोले तो अब जरा सा इसको खोलो तो देखो ये समझ में आया होगा। अब अधिकतम शासन का मतलब है, हमने शासन में बोला था, आपको याद होगा, शासन की पार्ट में बोला था कि जनता के हितों का संरक्षण, हितों का संरक्षण। अब वहीं से निकाल रहे हैं, हितों का संरक्षण, दायित्वों को पूर्ण करना, वहीं से निकाल रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, दायित्वों को पूर्ण करना, फिर विधिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, और जो भी हमारा मतभेद है, मतभेदों का निराकरण, यही हमने बताया था। अगर ये चार चीजें हैं तो ये क्या होगा, अधिकतम शासन करेंगे, मतलब हितों का संरक्षण अधिक करेंगे, दायित्वों को अच्छे से निर्वाह करेंगे, विधि अधिकारों का संरक्षण अच्छे से करेंगे, इसलिए अधिकतम शासन की बात बोला गया है। मतभेदों का निराकरण करेंगे, इसलिए अधिकतम बोला गया। और न्यूनतम क्यों बोला गया है, न्यूनतम सरकार, वो हमने कहा ही। न्यूनतम सरकार का मतलब क्या, कि सरकार के हस्तक्षेप बहुत कम हो, ठीक है, सरकार हस्तक्षेप न करे। तो हम वैसे भी तरीके से लिख सकते हैं, न्यूनतम सरकार का मतलब कि न्यूनतम सरकार का मतलब ये सारी चीजें होना चाहिए जो पीछे हमने बता रखा है। नहीं मिटा दिया क्या, जो भी, ठीक है ना। तो हमने ये बताया कि अधिकतम शासन में क्या होना चाहिए। अधिकतम शासन का मतलब क्या, जब अधिकतम शासन होगा तभी हितों का संरक्षण होगा, दायित्वों को पूर्ण किया जा सकता है, विधिक अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, मतभेदों का निराकरण किया जा सकता है, इसलिए है। और एग्जाम्पल के साथ कोड कर देंगे तो हो जाएगा। या हमने जो बोला है ये कहानी कि नागरिक अनुकूल होना चाहिए, उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए, इसमें सरलीकरण की बात होगा, पुरातन कानून को हटाने की बात होगा, जो भी फॉर्म है उनको संक्षिप्त बनाना, जो पब्लिक इंटरफेस है उनको पारदर्शिता लाना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ठीक है, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र अच्छा लाना। देखो तो वो सारी चीजें हो रही हैं। और कार्यालय में नागरिक और सरकार के बीच, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बीच में क्या हो, अच्छा संबंध हो। फिर डिजिटल इंडिया में ने पंचायती राज मंत्रालय को 100% ई कार्यालय बना दिया है। व्यवसाय सुगमता की बात किया गया है, सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रारंभ किया गया, ये सब इसके लिए ही किया गया है। तो जब भी बात करेंगे तो न्यूनतम सरकार का मतलब क्या है आप बता दो, 2 लाइन। अधिकतम शासन का मतलब क्या हो, वो 4 डायमेंशन आप बता दो। और न्यूनतम सरकार का मतलब क्या है, अधिकतम शासन क्या है, क्या किया जा रहा है, उदाहरण दो। इसमें जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे उठा लो। बात क्लियर हो गया, समझ में आया न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारा क्या आता है, जैसे न्यूनतम सरकार में, अधिकतम शासन में MyGov@NIC.in और इंडिया GITOB इन्फो 2 नागरिक केंद्रित मंच हैं। लोगों को सरकार से जुड़ने और सुशासन में योगदान करने के लिए सशक्त बनाते हैं। ये भी एग्जांपल लिख सकते हैं। फिर एक एग्जांपल ये लिख सकते हैं कि PMO के वेबसाइट पे भारत से संबंधित विभिन्न विषयों पे लोगों को विशेषज्ञ परामर्श विचार आमंत्रित करती है। लोगों को विचार आमंत्रित करती है कौन, PMO। तो ये भी एग्जांपल दे सकते हो, अच्छा एग्जांपल है दोनों का, ठीक है। अब आ जाते हैं सिटीजन चार्टरशिप, और ये हमारा 4th में भी है और इसमें भी है। तो पहली बात है कि सिटीजन चार्टरशिप क्या है, बड़े कॉमन भाषा में समझते हैं कि ये एक क्या है, एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, नागरिकों के लिए डॉक्यूमेंट है। इसमें क्या दिया जाता है, अपने लैंग्वेज में लिखना है। कभी भी इस पे मत जाना, इतना भारी भरकम याद करना नहीं है। अपने लैंग्वेज का मतलब अपने लैंग्वेज में लिखना है। सिटीजन चार्टर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और नागरिकों को दिया जाता है। इसमें प्रमुख बातें क्या है कि इसमें शिकायत अगर हो
शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है, सेवा वितरण के मानक और गुणवत्ता, इसमें कर लो मानक और गुणवत्ता। और तीसरा है समय सीमा। समय सीमा के साथ क्या हो, प्रतिबद्धता होती है। देखो अब हम लिखेंगे ऐसे कि नागरिक चार्टर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत शिकायत निवारण तंत्र के साथ साथ सेवा वितरण के मानक और गुणवत्ता पूर्ण सहित समय सीमा के अंतर्गत जो नागरिक चार्टर दे रहा है, जो भी बॉडी है, निकाय है, उस निकाय के प्रतिबद्धता को क्या करता है, रेखांकित करता है। फिर से समझो इस बात को समझने के लिए, सिटीजन चार्टर से क्या है कि हमने कहा कि ये एक डॉक्यूमेंट है, लिखना बड़ा आसान में, डॉक्यूमेंट है जिसमें शिकायत निवारण तंत्र के साथ नागरिकों को सेवा की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं समय सीमा के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले सेवाओं को रेखांकित करता है। किसी निकाय के सेवाओं को रेखांकित करता है। बस यही हमारा परिभाषा हो जाएगा। इसमें सादा सीधा बात है। तो हम सीधी बात में अगर ये कहें कि सिटीजन चार्ट में आपको कभी भूलना नहीं है क्या कि इसमें शिकायत निवारण तंत्र होगा, कभी भूलना नहीं है, निवारण तंत्र की बात होगी। दूसरा है सेवा की, जो सेवा दिया जा रहा है वो कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, क्या हो, मानक युक्त हो, मानक मतलब स्टैंडर्ड युक्त हो, और साथ ही क्या हो, समय सीमा के अंतर्गत मिले। ऐसा सेवा के बारे में बोला गया। नेक्स्ट क्या है कि हमें इसमें बोला गया है कि जो भी ये दिया जाएगा समय सीमा के अंदर, वो बॉडी निकाय का जो भी बॉडी होगा, ठीक है, उस बॉडी जो सिटीजन चार्टर बनाएगी उसकी प्रतिबद्धता को क्या करेगा, ये रेखांकित करेगा। अगर मान लो कि ये कोई संस्था है, ठीक है ना, अब ये बात लिख लेना। अब जरा सा देखो हम बात कर रहे हैं कैसे, हम कोई एक संस्था उठा ले रहे हैं, जैसे उठा ले रहे हैं कि हम पीडीएस सिस्टम को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो इसमें अनाज दिया जाता है, वो उसके लिए सिटीजन चार्टर निकाल दिया, ये संस्था ने निकाल दिया, ठीक है। अब इस संस्था ने बोला है इसको क्या करेगा कि अगर कोई अनाज किसी को नहीं मिल रहा है तो वो कहां शिकायत करेगा, उसकी बात उस डॉक्यूमेंट में उल्लेख करेगा। अनाज नहीं मिल रहा है तो शिकायत कहां करेगा, उसका उल्लेख करेगा कि भैया ऐसा है, इन फलाना आदमी के पास या फलाना तंत्र के पास आपको जाना होगा। पहली बात तो हो गया, शिकायत तंत्र हो गया यहाँ पे। दूसरी बात है कि हमें मानक के अनुसार देना है। मानक के अनुसार देना है कि अगर हमने कहा कि 5 केजी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए परिवार में अनाज, तो 5 केजी ही दोगे आप, ऐसा नहीं होगा कि 3 केजी दोगे। मानक हो गया, ठीक है ना। और गुणवत्तापूर्ण जो अनाज हो, ऐसा नहीं है कि सड़ा गला हो, गुणवत्तापूर्ण अनाज हो, देना हो। और समय के अंदर हर महीने की बात बोला गया है तो हर महीना देना होगा, न कि आप क्या करेंगे 2 महीने पे दे रहे हैं, तो समय सीमा की भी बात होगी। तीसरी बात है कि गुणवत्ता हो गया। ये इतनी बातें हम कह लें कि क्या हो, शिकायत तंत्र, मानक और गुणवत्ता, समय सीमा, ये बातें क्या करेंगे, प्रतिबद्ध करेंगे कि हम ऐसा देंगे। और वो क्या होगा, ये लव लेटर होगा, इस लव लेटर में सब लिखा होगा कि हम ऐसा करेंगे। यही बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम मोटा मोटा जान लेते हैं कि सिटीजन चार्टर में होगा क्या, ठीक है। और इस लव लेटर के प्रति ये क्या होंगे, प्रतिबद्ध होंगे जो ये संस्था जारी किए हैं। अगर इस लेटर के खिलाफ जा रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है,
ठीक है ना। तो बात समझ में आ रहा है। तो पहली बात, ये उत्पत्ति कहां से हुई और ये बवाल आया क्या जो कि हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा, इधर पहले तो छोड़ नहीं दिया ना। हाँ, तो क्या है कि बता दिया नागरिक चार्टर। और दूसरा हम लोग चल रहे हैं किस पे, कि उत्पत्ति की बात करें। थोड़ा सा होल्ड रखते हैं, उसके बाद चलते हैं। सिटीजन चार्टर की अवधारणा कहां से आई? तो सबसे पहले इंग्लैंड से आई। सबसे पहले इंग्लैंड से आई। और इंग्लैंड में कौन थे? तो जॉन मेजर नाम के एक व्यक्ति थे। जॉन मेजर नाम के व्यक्ति थे। और ये कौन सी पार्टी के थे? कंजर्वेटिव पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से थे। उन्होंने 1991 में 1991 में ये कार्यक्रम या रूपरेखा प्रस्तुत किया था नागरिक चार्टर का। ठीक है। और इनका उद्देश्य क्या था? हमने तो हो गया कि कहां से उत्पत्ति हुई? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1991 में जॉन मेयर ने, उन्होंने नागरिकों के लिए चार्टर का क्या किया था? प्रस्तुत किया था अवधारणा। और इनका एम क्या था इस चार्टर को लेके? कि सार्वजनिक जो सेवा है, जितनी सार्वजनिक सेवा है, सेवा वितरण, वो किया जाए नागरिकों के लिए अच्छा बनाया जाए, या नागरिकों के लिए सशक्त किया जाए। सार्वजनिक सेवा प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, नागरिक को क्या किया जाए? सशक्त किया जाए इस मामले तक कि सार्वजनिक सेवा का वितरण कहां तक हो? नागरिक तक हो। ये इनका एम था। तो नागरिक चार्टर की उत्पत्ति के बारे में पता चल गया इंग्लैंड के बाद। कोई बड़ा बात नहीं है। जॉन मेजर का नाम याद रखना। 1991 एम क्या था वो बता दोगे, ये झोंकने वाली बात है। सार्वजनिक सेवा वितरण, तो सेवा की बात ही हो रही है। कोई भी बॉडी क्या करेगा? हमने पीडीएस दिया तो बताया तो कि वो सेवा ही की बात करेगा। अब इस नागरिक चार्टर जो है उसमें क्या सिद्धांत है? 6 सिद्धांत हैं। अब थोड़ा डीप में चल रहे हैं, जो पहले पढ़े थे उसको। अब डीप में क्या है कि शायद 6 सिद्धांत पे ये काम करता है नागरिक चार्टर। क्या? पहला सिद्धांत है कि गुणवत्ता होना चाहिए। गुणवत्ता होना चाहिए, जो हम लोग कूट के पहले ही पढ़ लिए कि गुणवत्ता, तो सेवाओं की गुणवत्ता होना चाहिए। तो ये नागरिक चार्टर क्या करेगा? सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करेगा। दूसरा चीज है कि विकल्प हो। जहां भी विकल्प, मतलब जहां संभव हो, उस सिटीजन चार्टर में हमें विकल्प प्रस्तुत होना चाहिए, विकल्प दिया जाना चाहिए। जहां भी संभव हो वहां विकल्प देने की बात करता है कौन? सिटीजन चार्टर। तीसरा क्या है? मानक की भी बात हम लोग बड़ी कूट के किए हैं कि जो हमारा अपेक्षाएं होती हैं उसको स्पष्ट करना, अगर पूरा ना हो तो क्या करना है, ये बातें सीधी सीधी लिखी रहती है। मतलब जो हमारे मानक हो, मानदंड हो, उनकी अपेक्षा की जाती है इसमें। चौथा क्या है इसमें सिद्धांत में सिटीजन चार्टर को लाने के पीछे एक और है कि मूल्य, वैल्यू, करदाताओं का धन ही हम उपयोग करते हैं और फिर हम करदाता को ही हम सेवा वितरण कर रहे हैं। तो हमारे इसको वैल्यू समझें, मूल्य समझे, करदाताओं के धन का वैल्यू समझे, मिसयूज ना हो, गुणवत्तापूर्ण हो, मानक हो, तभी वैल्यू समझा जा सकता है। और नेक्स्ट, सिटीजन चार्टर से जवाबदेही बनाया जा रहा है। व्यक्तिगत जो व्यक्ति दे रहा है उसको, या संगठन कोई दे रहा है उसको जवाबदेही बनाया जाना, इसके अवधारणा के पीछे ये मूलभूत सिद्धांत है कि जवाबदेही बनाना। छठा क्या? पारदर्शिता बनाना, कि हम शिकायत तंत्र लेके आए हैं, तो अगर नियम, प्रक्रिया, योजना के शिकायतों में अगर कोई शिकायत है तो शिकायत तंत्र में हमें जाके क्या कर दें? बता दें कि भाई हाँ, पारदर्शी इनको नहीं मिला। तो हम कह रहे हैं देखो, इतना कहानी का हमें बोल बच्चन नहीं करना है, बड़ा सीधा बात है। हम लोग हमने कहा कि ओरिजिन कहां से होगा, ये बात समझ में आ गया कि हाँ 1991 में जॉन मेयर ने ये अवधारणा लेके आया। क्यों? इनके पीछे क्या कारण था? तो सार्वजनिक सेवा जो वितरण है उसको सशक्त बनाना नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में। तो कहा कि भाई सिटीजन चार्टर के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, सिटीजन चार्टर में क्या सिद्धांत होने चाहिए, अगर कोई सिटीजन चार्टर बनाया जा रहा है तो उसके पीछे क्या होना चाहिए। तो बोला कि भाई अवधारणा के अंदर कि गुणवत्ता होना चाहिए। पहली बात, गुणवत्ता होगा तब हम कहेंगे कि सिटीजन चार्टर अच्छा है। फिर विकल्प होना चाहिए, विकल्प होना चाहिए, ये बात सिद्धांत में बोला गया। तीसरा है मानक के अनुसार होना चाहिए। चौथा हमने बताया कि जो करदाता हैं उनके धनों का मूल्य समझ में आना चाहिए, ऐसा सिटीजन चार्टर हो। ठीक है। और जवाबदेही हो, जवाबदेही हो। और पांचवा क्या हो? पारदर्शी हो। ठीक है ना। ये बात हमने
बताया है 6 गुणों को। ठीक, तो सिद्धांत इसके पीछे, सिटीजन चार्टर आने के पीछे क्या सिद्धांत हैं? 6 सिद्धांत हैं जिसको याद रखना चाहिए। एक आध मिस हो जाएगा, लेकिन ये गुणवत्ता, मानक, मूल्य, जवाबदेही, पारदर्शिता तो वही है। एक विकल्प जोड़ लेना, ठीक है, किस जहां भी संभव हो विकल्प देने चाहिए। ये सिटीजन चार्टर के बनाने के पीछे मूल सिद्धांत है। तो फिर क्या हुआ, 1991 में बना, अब कहानी आया, और वो सिद्धांत क्या था, वो 6 सिद्धांत जान लिए। और उसके बाद हमने कहा कि 1998 में जस्ट 7 साल के बाद टोनी ब्लेयर आते हैं, और टोनी ब्लेयर इसको, जो सिटीजन चार्टर है उसका नाम बदल देते हैं सर्विस फर्स्ट, सेवा प्रथम, सर्विस फर्स्ट नाम से वो जारी करते हैं। और है क्या, वही सिटीजन चार्टर ही है, लेकिन सर्विस फर्स्ट के नाम से जाना गया। और इसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी अच्छी बोली गई जो कि हम आज भी यूज करते हैं। इसमें 9 प्रमुख सेवाओं के वितरण को सम्मिलित किया गया। 9 प्रमुख सेवाओं का सेवा का वितरण को सम्मिलित किया गया। क्या है 9? तो देखो कि सिटीजन चार्टर बनाने से पहले का मतलब क्या है। अगर सिटीजन चार्टर बनाना हो, यही सीधे सीधे समझना, और यहां से क्वेश्चन अगर कभी टैकल करना हो तो बड़ा आसान होता है कि सिटीजन चार्टर को, देखो सिटीजन चार्टर को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यही खोल के बताता है। 9 प्रमुख सेवाओं का वितरण जो है वही बताता है कि कैसा होना चाहिए। कि जो चार्टर है, डॉक्यूमेंट है, उसमें लिखो ये बात को कि हम किस प्रकार की सेवा दे रहे हैं, बताओ उसमें विवरण कि किस प्रकार का सेवा दे रहे हैं, उस सेवा का विवरण आप बताओ। मतलब सेवा का विवरण हम सीधे सीधे लिख दें यहाँ पे, वहां पे लिखने पे मत जाना, हम थोड़ा सा सीधे में। तो सेवा का विवरण बताया जाता है, विवरण दिया जाता है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसमें परामर्श, ये जो सिटीजन चार्टर बनाया जाता है, ये इसमें परामर्श लिया जाता है। परामर्श किससे लिया जाएगा? तो जनता से लिया जाएगा, सामाजिक नागरिक समाज से लिया जाएगा, नागरिक समाज से लिया जाएगा। अन्य से क्या लिया जाएगा? जब भी सिटीजन चार्टर बनाएंगे तो हम परामर्श लेंगे। तो सेवाओं को विवरण बताना है कि हम किस प्रकार के देंगे, परामर्श बताएंगे। फिर तीसरा आएगा कि सेवाओं का मानक निर्धारित करेंगे, सेवा के मानक निर्धारित करेंगे कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, वो उसमें उल्लेख होना चाहिए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि सेवा जो हम दे रहे हैं उसको पहुंच को बढ़ावा देंगे, पहुंच को बढ़ावा देंगे। अगर कोई विकल्प है तो विकल्प को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे, विकल्प को प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। सभी को न्यायपूर्ण, अब ये हमें करना है, सभी को न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। इस बात से होगा कि सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेंगे। जब कुछ गलत हो जाए तो उसे सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे, तोड़ मरोड़ के नहीं करेंगे। संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। नव परिवर्तन और सुधार करेंगे, मतलब उसमें इनोवेटिव आइडिया लेते आएंगे, समय समय पे क्या करेंगे? सुधार करेंगे। प्रदाताओं को साथ, जो प्रदाताओं के साथ काम करें, ऐसी बातें बोली गई कि 9 प्रमुख सेवाओं का वितरण सम्मिलित किया गया इसमें। कि सेवाओं का मानक होगा, हम क्या करेंगे? परामर्श लेंगे या जानकारी देंगे पूरी, ठीक है। पहुंच को बढ़ावा देंगे, विकल्प अगर है तो प्रोत्साहित करेंगे विकल्प लेने को भी। सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवस्था करेंगे। तो ये कोई बड़ा नहीं है, बोल वचन है ये, ठीक है। अब बोल वचन की बात कहें कि नागरिक चार्टर का महत्व क्या है, पूछ लिया जाए कि महत्व क्या है। तो देखो, सार्वजनिक जितने संस्थान हैं उनको कहा गया सिटीजन चार्टर लाओ, और उसमें एक सिद्धांत में हमने पारदर्शी बोला तो पारदर्शी को बढ़ाएगा, उसी में जवाबदेही बढ़ाए तो उत्तरदायी भी बनाएगा, ठीक है। तो ये सिद्धांत के ऊपर हो गया। अब देखो 6 सिद्धांत की बात है। भ्रष्टाचार को क्या करेगा? कम करेगा। नागरिक समाज को सम्मिलित करेगा, ठीक है, और भ्रष्टाचार को रोकेगा। सिटीजन चार्टर में क्योंकि निवारण तंत्र की बात कहा गया, तो निवारण तंत्र कैसे होगा? अगर आप कुछ मिसयूज होगा, दुरुपयोग होगा, तभी तो जाओगे शिकायत निवारण तंत्र में, ठीक है। इसका उद्देश्य सेवा वितरण होगा, मानकों में वृद्धि होगी, तो सेवा कैसा होगा? गुणवत्तापूर्ण होगा, ठीक है। और सरकार को अधिक प्रतिक्रियाशील बना देगी, क्योंकि सार्वजनिक संस्था द्वारा होगा। अगर संस्था मजबूत हो जाए, सारी संस्था अपने आप में सिटीजन चार्टर अपनी सेवाओं के बारे में बता दे, सारी संस्था मजबूत हो जाएगा, तो सरकार भी तो वो अच्छा हो जाएगा। और
यह शासन प्रक्रिया में लोगों की सहभागिता और सरकार में विश्वसनीयता बढ़ाएगा। जब सिटीजन चार्टर में सबको क्या होगा, अच्छा सेवा मिलने लगेगा, तो कहेंगे कि भाई सरकार बहुत अच्छी है, और लोग भागीदार भी होंगे इस सिटीजन चार्टर में बनाने में। तो ये नागरिक चार्टर के महत्व हैं, और भी हैं, जो भी हैं हमने दिमाग खोल के लिखना है। अगर हम देखो, हम नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम 6 सिद्धांत जानते हैं, उसके 6 सिद्धांत पे तो हम कहेंगे गुणवत्ता देता है, ठीक है, गुणवत्ता देगा। तो गुणवत्ता से सोचो, गुणवत्ता से क्या होगा, गुणवत्ता की वजह से सरकार और इनके नागरिकों के बीच में बंधन बढ़ेगा, मतलब स्ट्रांग होगा नागरिक के बीच में, ठीक है, गुणवत्ता की वजह से होगा। दूसरी बात है क्या, हमें मानक के अनुसार मिलेगा, मानक के अनुसार मिलेगा अर्थात भ्रष्टाचार कम होगा, ठीक है। तीसरी बात है विकल्प की उपस्थिति होगी, तो हमारे पास विकल्प की उपस्थिति होगी तो हमारे अवसर या क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, उन्मुख होगा, नागरिक क्या होगा, विकास की तरफ जाएगा। फिर हम कहें कि इसमें शिकायत तंत्र है, शिकायत तंत्र है, इसका मतलब भ्रष्टाचार वगैरह को रोकेगा, अगर ये किया होगा, दुरुपयोग से रोकेगा, ये सारी चीज देखो। फिर हमने कहा 2-4 हो गया, विकल्प भी हो गया, मानक भी हो गया, जवाबदेही बना दो और पारदर्शी बना दो, ये तो हम सीधे इसी से बोल देंगे। और भागीदारी, जब भी सरकार की बात आ रही है और सरकारी संस्था की बात आ रही है, और सरकारी संस्था कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतांत्रिक होने का मतलब है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या, भागीदारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। भारत में नागरिक चार्टर की बात करें, सिटीजन चार्टर इन इंडिया की बात करें, तो क्या है, कैसा है, उसके बारे में कुछ तो बात कर लें इसमें, 1 मिनट के बाद इसमें बात करते हैं। तो देखो भाई, भारत में नागरिक चार्टर की बात करें, क्या ऐसी स्थिति है वर्तमान स्थिति में, और कुछ बात करेंगे, क्योंकि सिटीजन चार्टर से तो एक क्वेश्चन आना पक्का है मेंस में, और समझ में भी आना चाहिए। तो जो हमारा DARPG है ना, डैप, ये कार्मिक विभाग के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग जिसको बोलते हैं, इन्होंने नागरिक के चार्टरों को तैयार रखने और उसे संचालित करने के प्रयासों को समन्वित करता है। जो भी नागरिक चार्टर बनाया जाएगा, सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा, वो DARPG मतलब कि प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत और पेंशन विभाग है, ये क्या करेगा, मदद करेगा सिटीजन चार्टर बनाने में, और साथ साथ ही इन चार्टरों का मूल्यांकन करेगा, और मूल्यांकन करने के साथ साथ दिशा निर्देश भी देगा। कौन, यही DARPG देगा। तो DARPG हमेशा ध्यान रखना है कि भारत के लिए सिटीजन चार्टर के लिए माई बाप है, बनवाएगा, दिशा निर्देश देगा अगर गलत होगा तो, और फिर मूल्यांकन भी करेगा। तो उसने कहा कि चार्टर जब भी बनाना हो तो क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए, ये सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सिटीजन चार्टर में क्या क्या कंपोनेंट होना चाहिए। और ये बड़ा बोल बच्चन है, इतने बड़े, मतलब क्या बोले कि संगठन की दृष्टि और मिशन का वक्तव्य होना चाहिए। देखो कितना बड़ा बोला है, तो भाई सीधे सीधे बोलो ना कि संगठन का मिशन, दृष्टि का वक्तव्य होना चाहिए कि हम ऐसा करेंगे, दृष्टि करेंगे, ऐसा हम करने वाले हैं। इन चार्टर में क्या होगा, जो ये डॉक्यूमेंट होगा, उनकी दृष्टि होगी कि हम ऐसा करेंगे और ऐसा करने से हमें ये फायदे होंगे, दृष्टि होगा, और मिशन का वक्तव्य देंगे कि हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, वो वक्तव्य देंगे, बकेंगे जो भी है संगठन, और जो संगठन ये जारी करेगा। तो पहली बात है कि संगठन है तो संगठन की क्या होगा, कोई दृष्टि होगी तो वो दृष्टि को उल्लेख करेगा अपने। दूसरा बात है कि जो दिए जाने वाला है, किए जाने वाले कार्यों का या जो भी सेवा देगा उस कार्यों का विवरण लिखेगा। तो हमने पहले भी बता दिया है कि सेवाओं का विवरण होना चाहिए, तो विवरण लिखेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो ग्राहक होंगे, जो उनसे, उस संस्थान से, उस संगठन से जुड़े हुए ग्राहक होंगे, उन ग्राहकों का भी विवरण होगा कि किस तरह के ग्राहक हैं। अगर बैंक वाले हैं तो बैंकिंग के ग्राहक के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वहां पे और किसी की बात करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब, मेरी बात समझो कि संगठन होगा, संगठन की कोई दृष्टि और कोई मिशन होगा, तो वो अपने मिशन और वक्तव्य को लिखेंगे। फिर वो क्या करेंगे कि जो सेवा दे रहे हैं उन सेवाओं को,
ठीक है, विवरण लिखेंगे कि क्या क्या सेवा दे रहे हैं वो लिखेंगे। और दूसरी बात है, जिनको दे रहे हैं उनके बारे में भी लिखना है, नागरिकों को, या नागरिकों की क्या अपेक्षाएं हैं वो भी बात उसमें मेंशन करना चाहिए। अब तीसरा बोला है वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा क्या होना चाहिए, मानकों, गुणवत्ता, समय सीमा सहित प्रत्येक नागरिक, ग्राहक या समूह सेवाओं को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न सेवा मानकों गुणवत्ता विवरण देना है। तो मानक, गुणवत्ता, समय सीमा, ये सभी को क्या करेंगे, ये विवरण देंगे, और ये भी बताएंगे कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, ये भी विवरण में बताना होगा। ठीक है, शिकायत निवारण प्रणाली का विवरण देंगे कि शिकायत अगर करना है तो कहाँ शिकायत करें और उस तक कैसे पहुंचा जाए। फिर नागरिक या ग्राहकों से क्या अपेक्षा है वो भी बताएंगे। अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, जैसे कि सेवा वितरण में विफल हो जाने पे हर्जाना वगैरह देने की बात भी कहेंगे कि अगर हम सेवा नहीं दे पाएंगे तो ये होगा। तो पूरा बोल वचन डीए आरपीजी ने दिया था, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। सिटीजन चार्टर में इसने बोला कि ये चीजें होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि कोई संगठन है, जैसे ये यूपीएससी मेंटर एक संगठन है, मान लेते हैं, एक बार आंख बंद लो, आंख बंद करके, ऐसा इतना है नहीं लेकिन विश्वास करो आने वाला फ्यूचर में तो होएगा ही, लेकिन मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना जो हम पढ़ने वाले हैं, नागरिक हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए हम एक लव लेटर निकालेंगे। ये ऐसा होगा, पेज का होगा डॉक्यूमेंट में। तो पहले हम अपने मिशन लिखेंगे, या क्या लिखेंगे, मिशन लिखेंगे, या हम अपनी दृष्टि लिखेंगे कि भाई अगर आप यहाँ पे आएंगे तो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होगा, और आपकी जो बेस, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीजें हम बताएंगे। फिर हम सेवाओं के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सेवा देंगे। तो टेस्ट के बारे में हम बताएंगे कि टेस्ट देंगे, वीडियो देंगे, ठीक है, मटेरियल देंगे, ये सारी बातें बताएंगे। सेवा के बारे में बात करेंगे। फिर हम कहेंगे मानक क्या है सेवा के मानक क्या है, गुणवत्ता कैसी है, ये भी बताएंगे कि हमारा भाई सेवा ये है, मानक ये है कि आप यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस कभी भी एग्जाम में बैठो, क्वेश्चन ना मिले तो फिर बात समझ लेना उसी के मानक के आधार पे है। गुणवत्ता क्या है, आप कहीं भी टक्कर लगा लो इसके कंटेंट में, देख लेना। आप प्रासंगिक मटेरियल बन के बैठे हुए हैं पूरे, हैं बोझ, एक तो जीने के लिए इतना बड़ा संसाधन, हम खुदे बोझ हम लोग हैं, उसके ऊपर इतना बड़ा मटेरियल। 17 विषय में सोचो कहां तक पड़ेगा। तो हम गुणवत्ता बताएंगे, समय सीमा के बताएंगे कि हम समय सीमा के अंतर्गत, ऐसा नहीं है कि 5 वर्षीय कार्यक्रम में हम आपको जोक देंगे 5 साल के बाद बनो, तो समय सीमा की बात करेंगे। फिर अगर आपके पास कोई शिकायत है तो शिकायत तंत्र हम बनाए हैं कि भाई आप व्हाट्सएप पे या कहीं पे शिकायत तंत्र करिए, शिकायत करिए, तो हम कुछ इसमें सुधार करेंगे, एक्शन लेंगे। फिर नागरिकों का विवरण लिखेंगे। नागरिकों का विवरण लिखने का मतलब कि आप लोग के बारे में हम लिखेंगे कि सिर्फ जो अच्छे से तैयारी करने वाले हैं वही आए, ऐसा नहीं कि 10th पास वाले हमारे पास आए। हम बताएंगे कि ये टारगेट एरिया है, टारगेट एरिया हमारे जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले हैं वो टारगेट एरिया है, ये नहीं कि 10th वाले हैं। तो ये नागरिक हमसे बाहर हैं, हमारे ये, ठीक है। फिर हमें क्या है कि अगर हम मान लो नहीं दे पाते हैं समय सीमा के, तो हमें हर्जाना देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, हर्जाना देना चाहिए कि आप लोग समय सीमा में नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, हमने गलत बताया, आपका फीस वापस है। इतना समझ में आया। अब देखो बोल बच्चन इतना हम अपने मिशन के लिए बताया, लेकिन सिटीजन चार्टर के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए देखो। तो पहली चीजें, संगठन जो भी जारी कर रहा है उसकी दृष्टि या मिशन के बारे में वक्तव्य होना चाहिए, बोल बच्चन कि हम ये करेंगे। दूसरा क्या, सेवा किस प्रकार का देगा वो की बात, वर्णन होना चाहिए, सेवा का वर्णन होना चाहिए। तीसरी बात है कि हम मानक, गुणवत्ता, ठीक है, समय सीमा और प्रतिबद्धता आदि की बात करेंगे। फिर बताएंगे कि सेवा आप कहाँ पे लोगे, ऑनलाइन लोगे कि हम ऑफलाइन कोचिंग, तो सेवा कहाँ पे मिलेगा और कैसे मिलेगा ये भी बात करेंगे इसमें।
ठीक है, अगर कोई विकल्प है तो विकल्प देंगे। फिर हम बात करेंगे, फिर हम बात क्या करेंगे कि हम कोई शिकायत तंत्र जरूर बनाएंगे, शिकायत तंत्र बनाएंगे पारदर्शी रूप से बनाए रखने के लिए। फिर अगर हम सेवा में असफल हो जाते हैं, प्रतिबद्ध नहीं हो पाते हैं, असफल हो रहे हैं, तो कुछ हमें अन्य विवरण भी देना है कि अगर सेवा आपको नहीं मिलता है तो हम हर्जाना के रूप में या कुछ भी हम अपनी प्रतिबद्धताएं क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि हम अपने नागरिकों को, जिनको सेवा दे रहे हैं, उन नागरिकों की पहचान होनी चाहिए। नागरिकों की पहचान होनी चाहिए, पहचान करना है कि जिनको सेवा देना है, दूसरी साथ उनका विवरण भी लिखना है। ये हमारा किसी भी सिटीजन चार्टर में ये मूलभूत आधार है, होना ही चाहिए। बात तो समझ में आया? ठीक है, इसमें और भी जोड़ सकते हो, जैसे जो 9 बताए थे ना, 9 वाले उधर, उसकी बातें जोड़ लो, बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि सिटीजन चार्टर बनाने में परामर्श लेना चाहिए। परामर्श क्या, जो नागरिक समाज है या नागरिक समाज से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी बातें हम बोल सकते हैं इसमें। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो भारत में नागरिक चार्टर संबंधित मुद्दे क्या हैं? अब मुद्दे वही बात फिर से कि बोल बच्चन, जब पीछे की बातें क्लियर है तो बोल बच्चन करना है हमको। अब बोल बच्चन इसमें क्या है, बोल बच्चन में कि चार्टरों को कानूनी समर्थन नहीं, अभाव है। जितने भी चार्टर है, ऐसा नहीं है कि उनको कानूनी समर्थन का अभाव है। मतलब कि कानूनी का मतलब क्या होगा, हमें बाध्य कर देता है ऐसा करने से। नागरिक चार्टर कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं। जो नागरिक चार्टर है वो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए गैर न्यायोचित होते हैं ये। तो कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया, मतलब बाध्य नहीं किया गया, तो संस्था अपने मन से बनाए है या रहने दो यार, 4 साल के बाद बनाते हैं। संस्था क्या करेगा, लापरवाही करेगा। तो कानूनी रूप से बाध्य कर देना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा प्रकट नहीं होता है भारत में। तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी है खराब डिजाइन, अब इसे सामग्री। अब वो आप अगर बना भी रहे हैं तो वो जो बोला है DARPG, उससे मटेरियल से अलग हट के बोला गया है कि विवरण के बारे में जानकारी दो, तो आधा अधूरा जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, मान लो यूपी में हम गांव में हम चार्टर बना रहे हैं कोई संस्था, अब वो इंग्लिश में लिख रहा है, हाँ, और इंग्लिश में लिख रहा है, वो क्या पढ़ लेगा? घंटा नहीं पढ़ेगा वो, तो वो क्या शिकायत करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो खराब डिजाइन और विषय सामग्री की बात हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं होता है। परामर्श का अभाव, परामर्श बोला था कि परामर्श होना चाहिए, लेकिन अभाव होता है। सिटीजन चार्टर हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं भाई। जो जनता, जो उसमें नागरिक भागीदार है, उनको, नागरिक को कम से कम उनकी प्रॉब्लम तो समझो, उन प्रॉब्लम के आधार पे तो सेवा वितरण करो उनका। ठीक है, जमीनी स्तर पे अपर्याप्त कार्य, जैसे चार्टर के दर्शन, लक्ष्य, प्रमुख विशेषताओं को, सेवा प्रदाताओं को जानकारी नहीं होती है। तो मतलब चार्टर के बारे में आप चार्टर बना के, चार्टर के होना क्या चाहिए कि अगर कोई संस्था है और संस्था के जैसे ही घुसो तो वहां पे ऐसी प्रतिबद्धताएं होने चाहिए, बोर्ड लगा होना चाहिए, और फिर अगर आपको कागज हो तो एक टेबल पे कागज डॉक्यूमेंट उपलब्ध होनी चाहिए। तो जमीनी स्तर पे बना के रखा कर लिया, रख दिया जाता है और पास करवा दिया जाता है, लेकिन पता ही नहीं नागरिक को कि भाई हमारे सेवाओं के लिए ये प्रतिबद्ध है, कसम खाए हैं कुछ। और सार्वजनिक जागरूकता का अभाव है। सार्वजनिक जागरूकता मतलब लोग भी नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि सिटीजन चार्टर नाम की कोई चीज होती है। आप ही देख लीजिए। फिर परिवर्तन का प्रतिरोध होता है इसमें। कुछ कहते हैं कि सिटीजन चार्टर को लागू ही नहीं करना चाहिए, संकुचित हित के कारण। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर के पीछे पड़े रहते हैं। समीक्षा का अभाव है। समय समय पे क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, और समय के अनुसार क्या करना चाहिए, समीक्षा करके और नया बनाना चाहिए सिटीजन चार्टर। लेकिन एक बार बन गया बस, राम कथा लिख गया तो लिख गया, उसके बाद कौन देखता है। और कभी भी वरिष्ठ या दिव्यांग हैं, उनसे जुड़ा हुआ बात तो कोई बोलता ही नहीं, अलग से कोई बोलता ही नहीं है। इनको विशेष तहरीज देना चाहिए, विशेष प्रावधान इनके लिए तो देना चाहिए भाई।
वरिष्ठ नागरिक हैं, दिव्यांग हैं, ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं नॉर्मल की तरह जो ट्रीट है वही करेंगे, तो इनके लिए कोई प्रावधान नहीं दिखता है। चार्टरों के जितने चार्टर बनाए जाते हैं वो स्थानीय भाषा में, जैसे कि हम गांव का एग्जांपल दिए, स्थानीय भाषा में नहीं तैयार होते। और शिकायत तंत्र तो बना दिए, लेकिन किसके पास शिकायत करना है, कहां शिकायत करना है, कौन अधिकारी है, उनका विवरण ही नहीं दिए। तो ये सारी प्रॉब्लम है अभी भी भारत में सिटीजन चार्टर को, तो झोला भर भर के लिख सकते हो ये। ठीक, अब देखो सिटीजन चार्टर को अच्छा बनाने के लिए सेकेंड एआरसी ने क्या क्या सुझाव दिए। तो जब भी आप सुझाव दोगे तो इसी की बातों को कोट करोगे आप। बोला क्या कि ऐसा सिटीजन चार्टर नहीं होना चाहिए जो वन साइज डज नॉट फिट ऑल, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि वन साइज फिट ऑल वाली बात हो, एक ही जैसा खाका हो वैसे ही सबको दे दिया जाए। बाबा जी का प्रसाद नहीं है कि एक ही जैसा लड्डू बट रहा है तो सबको एक ही समान लड्डू दे। भाई विविधता पाई जाती है, हर एक चीज में विविधता में अलग अलग होता है। और हमें नागरिक विविधता, सेवाओं की विविधता होने की वजह से, नागरिकों की विविधता होने की वजह से उनके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। अब ये एक एग्जांपल ले लो कि ये गांव है और एक शहर है, क्या दोनों की एक ही जैसा होना चाहिए सिटीजन? यहाँ भी इंग्लिश में होना चाहिए, यहाँ पे नहीं भाई, गांव वाले में स्थानीय भाषा अगर जो लिख रहे हैं उस भाषा में होना चाहिए। वॉइस के रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए, अगर नहीं पढ़ पा रहा है कोई ऐसा पढ़ने वाला तो वॉइस के रूप में रिकॉर्ड होना चाहिए उस संस्था में कि वो चाहे तो प्ले कर सकता है। ठीक है, तो ये एआरसी के हैं। तो एआरसी बोला कि भाई जो चार्टर है सभी विभागों का एक समान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बोला कि संगठन के चार्टर को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक चार्टर को प्रत्येक स्वतंत्र इकाई के लिए तैयार करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक चार्टर को, जो भी सिटीजन चार्टर है, प्रत्येक स्वतंत्र इकाई के लिए तैयार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संगठन में बहुत सारे विभाग है और विभाग के हर एक अपनी इकाई, जैसे आर्थिक मामले का विभाग है तो आर्थिक वाले अपने बनाए, सामाजिक वाले हैं तो सामाजिक वाले अपने बनाए, राजनीतिक वाले हैं तो राजनीतिक वाले अपने बनाए। ऐसा कुछ होना चाहिए। व्यापक परामर्श करना चाहिए जो कि नागरिक समाज को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो कि हमने कमी बोला था। दृढ़ प्रतिबद्धताएं होनी चाहिए, जो प्रतिबद्धताएं करें वो दृढ़ होनी चाहिए। तो बोल बच्चन जो कमी है उसी को खत्म करने की बात है। वही बात आप कहोगे सेकेंड एआरसी ने कहा, और जो पीछे बात कमी बताया हो उसी कमी को पॉजिटिव वे में लिख दो, और सेकेंड एआरसी ने सुझाव दिया कोई काट नहीं सकता। जैसे हमने कहा कि निवारण तंत्र में नाम वगैरह या निवारण तंत्र कैसा होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, बोल दो उसको, काटे ये भी बोला है। तो स्मार्ट तरीके में सेकेंड एआरसी का नाम कोट करो ना, जो भी पीछे के ये मुद्दे हैं, और बोलो कि ये बोला है, या तुम सुझाव दे रहे हो तो भी जरूर बताओ कि हाँ सेकेंड एआरसी ने ये कहा है। ठीक, आंतरिक प्रक्रिया और ढांचा में सुधार करना चाहिए ताकि चार्टर में दी गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करे। तो जो भी हमारा संस्था के आंतरिक प्रक्रिया है, ढांचा है, लोग सुस्त बैठे हुए हैं, उसमें सुधार करो। उस संस्था के अंदर सुधार करो कि भाई उसको जो सेवाएं दिया गया है उसके प्रति क्या करें, अपना अभिव्यक्त करें भाई, भैया सुनिश्चित करें। जब संस्था के अंदर सुधार होगा तभी तो वो क्या करेंगे, सिटीजन चार्टर को भी अच्छे से क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो ये बात हुआ। नागरिक चार्टरों का क्या होना चाहिए, आवधिक मूल्यांकन होना चाहिए, समय समय पे क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, फीडबैक हमेशा देना चाहिए। परिणामों के लिए अधिकारियों को उत्तरदायी बनाए, अगर परिणाम गलत आ रहे हैं तो जो उत्तरदायी जो अधिकारी हैं उनको नाप दो, कल से फिर से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है सेवोत्तम मॉडल। सेवोत्तम मॉडल के बारे में पूछा जाता है कि सेवोत्तम मॉडल है क्या। अब बड़ा आराम से समझेंगे, प्यार से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो देश में सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए ही हम क्या लाए, सेवोत्तम मॉडल लाए। जो भी सेवा है दिया जा रहा है उन सेवाओं के सुधार में ही के लिए हम क्या लाए, सेवोत्तम मॉडल। ये दो से बना हुआ है, सेवा प्लस उत्तम, मतलब सेवा कैसा होना चाहिए, उत्कृष्ट प्रकृति की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये नागरिकों को जो सेवा दिया जाए वो गुणवत्ता प्रधान हो, मानक के अनुसार हो, ऐसा ये सेवोत्तम मॉडल का परिकल्पना कहता है। ठीक है, और सेवोत्तम मॉडल का
किसने ये ढांचा प्रकट किया था? तो सेकेंड एआरसी ने अपने नागरिक केंद्रित प्रशासन रिपोर्ट में। कौन से? ये नाम जरूर मेंशन करना जब भी सेवोत्तम मॉडल में बोलो ना, तो कि सेकेंड एआरसी ने अपनी नागरिक केंद्रित प्रशासन रिपोर्ट में इसने सुझाव दिया था सेवोत्तम मॉडल का। सेवोत्तम मॉडल पे इसने सुझाव दिया था। तो इस मॉडल के 3 मॉड्यूल हैं। 3 मॉड्यूल हैं क्या? नागरिक चार्टर, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण क्षमता। जब भी सेवोत्तम मॉडल होना चाहिए तो हिंदी में लिखो कैसे, देखो हम दिखा रहे हैं। 3 चीजें बात बोला गया है, ठीक है। ये है हिंदी में, हम लिखेंगे क्या हिंदी वालों को? हिंदी में ये हम कहेंगे सेवा क्षमता, ठीक है। दूसरा हमारा बॉक्स बनाएंगे किसका? सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर वही होगा। और तीसरा बात करेंगे कि निवारण तंत्र, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है। इन तीनों को बना के और यहां पे सेवोत्तम मॉडल लिख दो। क्या लिख दो? सेवोत्तम मॉडल। चल नहीं रहा है, सेवोत्तम मॉडल लिख दो। तो ये बात चीजें समझ में आ जाएंगे। जब भी बात करना है तो ट्रायंगल बनाना, सेवोत्तम सेवा की बात करोगे, ठीक है। सेवा क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्या होना चाहिए? शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए और सिटीजन चार्टर होना चाहिए। ये हमारा सेवोत्तम मॉडल को प्रकट करता है। तो ट्रायंगल बना के लिख देना है, हमेशा प्रेजेंट करने। अगर सिटीजन चार्टर में क्या होना चाहिए? तो क्रियान्वयन करना होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसका मॉनिटरिंग करना चाहिए, रिव्यू मतलब समीक्षा करना चाहिए। तो सिटीजन चार्टर के बाद में 3 चीजें लिख दो। और पिलर है ये सेवोत्तम मॉडल के लिए, सेवोत्तम के लिए 3 पिलर है। डिलीवरी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, सेवा क्षमता में एम्प्लॉय अच्छे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये चीजें बातें होनी चाहिए। कस्टमर के बारे में बात हो। शिकायत निवारण तंत्र में क्या? तो उसको रिसीव करे, अगर कोई शिकायत हो तो उसके बारे में, उसके शिकायत के बारे में एड्रेस करे, रीएड्रेस करे और प्रिवेंशन करे। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है? बचाव। तो शिकायत निवारण तंत्र में लिख सकते हो, एग्जाम्पल में तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं है। ये ट्रायंगल बना के 3 चीजें यहाँ पे लिख दो और यहाँ बोल दो सेवोत्तम मॉडल। अब कोई काट नहीं सकता है। अब बता दो सेवोत्तम मॉडल कहां से आया? तो हमने बताया कि सेवोत्तम मॉडल 3 मॉड्यूल पे आधारित है। नागरिक चार्टर, सार्वजनिक शिकायत निवारण तंत्र और सेवा वितरण क्षमता। 3 चीजों पे होता है जो ट्रायंगल के लिए हमने बताया था। और किसने बोला था? ये सेकेंड एआरसी ने बोला था। अब देखो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस मॉडल में 7 चरण निर्धारित किए गए हैं। जो मॉडल दिया गया सेवोत्तम मॉडल में वो 7 चरण है। और 7 चरण क्या है? जब ये 7 चरण हो जाएंगे तो कहेंगे कि वाह बढ़िया, सेवा कैसा मिल रहा है? उत्कृष्ट मिल रहा है, मजेदार है, ठीक है। क्या है? पहली बात देखो, सबसे पहले अगर कोई स्टार्ट करोगे, मान लो अब जरा सा सोचना है कि तुम कोई संस्था स्टार्ट कर रहे हो, कोई संस्था है तुम्हारा, सरकारी संस्था है और उसके तुम मालिक हो। तो पहले तो ये करोगे कि कौन सी सेवा दोगे उसको परिभाषित करोगे और किन ग्राहकों को तक जाओगे। बड़ा सीक्वेंस है इसमें, देखना सीक्वेंस है। सीक्वेंस हम बता रहे हैं कि सेवा को परिभाषित करेंगे कि हम ये सेवा करेंगे और उस ग्राहकों को क्या करेंगे? पहचानेंगे। पहली बात यही होगी। और जो हम सेवा देंगे वो कैसा मानक का होगा वो भी हम निर्धारण करेंगे। सेवा तो पहले तो परिभाषित करोगे सेवा के बारे में, ग्राहकों की पहचान करोगे, तब तो सेवा के मानक निर्धारित करोगे, सेवा के मानक निर्धारित करोगे। अब जो तुम सेवा दोगे तो सेवा कैसे लोगों तक पहुंचाओगे? उन मानकों को पूरा करने के लिए आपको क्या होगा? क्षमता विकसित करना होगा, लोगों को रखना होगा ना। कुछ लोगों को भाई सेवा देना है तो मानक के लिए क्या करना होगा? आपकी कैपेसिटी। तो मानकों को, जो मानक निर्धारित किए हो उसको पूरा करने के लिए क्या करना होगा? आपको क्षमता विकसित करना होगा, अर्थात और लोगों को शामिल करना होगा। एक आदमी तो कर नहीं सकता। फिर हम क्या करेंगे कि मानकों का प्राप्त करने हेतु प्रदर्शन करेंगे। हम क्या करेंगे? आप संस्था, आप क्या करेगा? सेवा देगा, और सेवा देगा तो हम क्या करेंगे? परफॉर्मेंस करेंगे। अब परफॉर्मेंस करेंगे मतलब वो हम सेवा देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सेवा देने स्टार्ट करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि जो सेवा दे रहे हैं वो मानकों के अनुरूप दे रहे हैं कि नहीं, उस पर निगरानी करना होगा। भाई ऐसा तो है कि नहीं सेवा हर जगह सेम हो। तो हमें क्या करेंगे कि जो हमने मानक निर्धारित किया है उसके अनुरूप हो रहे हैं, सेवा दिया जा रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी करेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि उसका प्रभाव
एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा मूल्यांकन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी संस्था से उसको मूल्यांकन कर लेंगे। भाई हमने जो सेवा दिया है उस सेवा का मूल्यांकन करना हो तो कौन करेगा? बाहरी लोग ज्यादा अच्छे से बताएंगे, जो स्वतंत्र होंगे, जो हमारे संस्था से जुड़े नहीं होंगे, तो वो बोलेंगे कि अरे तुम्हारा सेवा बेकार है यार, तुम्हारा बहुत अच्छा है, वो अच्छा देंगे। तो बाहरी तंत्र द्वारा क्या करेंगे? मूल्यांकन करवाएंगे। अगर हमें मूल्यांकन करने के अंदर कोई खामी कमजोरी नजर आ रहा है, खामियां नजर आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि उस मूल्यांकन के आधार पे हम क्या करेंगे? सुधार करेंगे। ये है सेवोत्तम मॉडल। देखो सीक्वेंस है। हम क्या करेंगे कि सेवा को परिभाषित करेंगे, साथ ही साथ हम क्या करेंगे? जो ग्राहक है या जिनको दे रहे हैं उनकी पहचान करेंगे, कहां तक पहुंचाएंगे। जब ये हो जाएगा कि सेवा हमें देना है, तो हम ये कहेंगे कि किस प्रकार का स्टैंडर्ड क्या होगा, मानक स्टैंडर्ड हम मानक डिसाइड करेंगे, मानक निर्धारित करेंगे। ठीक है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं बता रहे, सेवा दे रहे हैं, सेवा के परिभाषित करेंगे, ग्राहक पहचानेंगे कि कहाँ होगा, तभी तो तुम्हारा संस्था चलेगा। और उसके बाद मानक निर्धारित करोगे कि इसी मानक पे देंगे। हमें अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमें मानक अच्छा होना चाहिए, और फिर जो मानक निर्धारित किए हैं उस हिसाब से हम अपनी सेवा क्षमता विकसित करेंगे। मतलब लोगों को सेवा प्रदान करना है तो हम अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे कि उस मानक को प्राप्त करें। सेवा क्षमता विकसित कर लिया। अब सेवा क्षमता विकसित कर लिया तो हम क्या करेंगे? इससे पहले बोला था कि मानकों को प्राप्त करने हैं तो हम क्या करेंगे? अब प्रदर्शन करेंगे। तो कैपेसिटी जैसे ही हमारे पास, जैसे एक बात समझो कि हम अपनी कोचिंग की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी मेंटर है, हम सेवा क्या दे रहे हैं उसको प्रसार करेंगे, ग्राहक पहचानेंगे कि हमारे यही ग्राहक होंगे, यूपीएससी या यूपीपीएससी, यही दो होंगे, या बाद में हो सकता है एक्सटेंड करें, लेकिन अभी तो हमारा ये टारगेट है। ठीक है, हमने अपना मानक निर्धारित किया है कि देखो साहब हमें क्या करना है। पहली बात मानक में है कि हमें अपने ग्रुप से सारे को सिलेक्शन कराना है, पहली बात है। दूसरी बात है कि मटेरियल हम बहुत अच्छे से करेंगे, बनाएंगे और देंगे, गुणवत्तापूर्ण मटेरियल होगा। हमने अपना मानक निर्धारित कर दिया, तो अब इन सब चलाने के लिए लोगों को आवश्यकता है, तो हमने 5 लोगों को बना लिया, ग्रुप बना लिया 5 लोगों का, और अपने में कर लिया कि हाँ ये सेवा देना है तो कम से कम 5 लोग होना चाहिए। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना कार्यक्रम कोचिंग स्टार्ट करेंगे, परफॉर्मेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि भाई हम बार बार में आपसे फीडबैक लेंगे कि भाई हम जो निर्धारित किए हैं वो उस हिसाब से आपको मटेरियल मिल रहा है कि नहीं, या गुणवत्ता मिल रहा है कि नहीं, फीडबैक लेंगे। अगर फीडबैक में हमको लगता है कि फीडबैक गुणवत्ता, ये हम हमेशा श्योर करेंगे कि फीडबैक लेने की बात बाद में है। हम क्या करेंगे कि पहले ये करेंगे कि गुणवत्ता निगरानी करेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हम चाहते हैं कि सभी का सिलेक्शन हो, तो सभी लोगों को देखना होगा, निगरानी करते रहेंगे। अच्छा गुरु तुम ये कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आजकल शादी मैरिज पार्टी बहुत अटेंड कर रहे हो, हैं? तो हमें निगरानी रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने मानक को प्राप्त करना है। अब मानक को प्राप्त करने के लिए हम किसी बाहरी लोगों से जो हमारे घर में ना हो या हमारे संस्था के नहीं हो, उनसे हम इवेल्युएशन कराएंगे। भाई ये हमारी कोचिंग कैसे चल रही है, कैसे परफॉर्म कर रही है, बताओ जरा। तो वो हमें कुछ बताएगा, तो हम उस आधार पे फिर क्या करेंगे? सुधार करेंगे। यही है गुण सेवोत्तम मॉडल। देखो पहले हमने क्या किया? सेवा को परिभाषित किया, मानक डिसाइड किया। ठीक है, ग्राहक पहचाना, मानक डिसाइड किया। मानक निर्धारित करने के बाद हमने 5 लोगों को भर्ती किया, मतलब सेवा देने की क्षमता विकसित की। फिर हमने परफॉर्म किया, अपना प्रदर्शन करना स्टार्ट किया, प्रदर्शन किया और करना स्टार्ट किया, और साथ ही हम ये भी निगरानी करने लगे। सेवा क्षमता के बाद हम क्या कर रहे हैं कि निगरानी करने लगे कि हमारी जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे ही हमारा क्या हो, सेवा मिल रहा है कि नहीं, वो हम क्या करें? ये करने लगे, स्टैंडर्ड पे मिलने लगा, निगरानी करने लगे। अब निगरानी कर रहे हैं, उसके बाद हमने कहा कि यार अब हमें चाहिए कि कोई बताए कि कैसा हमारे चल रहा है, इवेल्युएशन करना है। तो हम क्या करेंगे? किसी बाहरी आदमी से इवेल्युएशन कराएंगे, मूल्यांकन करवाएंगे, और उस मूल्यांकन के आधार पे फिर हम सुधार करेंगे, और फिर वही बात आ जाएंगे यहाँ पे सेवा की क्षमता विकसित करेंगे, वो करेंगे।
तो वही कहानी है, हमें सीक्वेंस से चलना होगा। देखो अब यहाँ पे समझ में आएगा। देखो देखो पहला क्या है कि सेवाओं को परिभाषित करना, सीक्वेंस है, इसीलिए इतना देर से बता रहे हैं। सेवा को परिभाषित करना, ग्राहकों को पहचान करना, सेवा के लिए मानक निर्धारित करना, उसके बाद आ जाएंगे मानकों को पूरा करने के लिए क्षमता विकसित करेंगे, 5 लोग रखेंगे, याद आ रहा है। मानकों को प्राप्त करने हैं तो प्रदर्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और अगर मानक के अनुरूप प्रदर्शन हो रहा है कि नहीं उसकी निगरानी करेंगे। निगरानी करेंगे, कुछ समय के बाद हम अपने क्या करेंगे, मूल्यांकन करवाएंगे। अगर मूल्यांकन करवाएंगे उसमें कुछ कमी आएगी तो हम सुधार करेंगे। यही है सर्वोत्तम मॉडल के 7 चरण, और हमने 3 बेसिस बता ही दिया था। ठीक, अब समझ में आ रहा है कि नहीं सर्वोत्तम मॉडल। अब सर्वोत्तम मॉडल भूलना नहीं, ठीक है, और कहीं भी यही चरण है कोई भी चीज करने के लिए। तो अब बोल वचन यहाँ लिखा गया है, अब हम बोल वचन पढ़ देते हैं कि सेवाओं के प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम मॉडल अपनाने वाले संगठनों को 7 चरणों का पालन करना चाहिए। 3 मॉड्यूल का निर्माण सुनिश्चित करना चाहिए। 3 मॉड्यूल का निर्माण कौन सी, ठीक है, निवारण, शिकायत निवारण तंत्र, ठीक है, और एक क्या, सेवा वितरण, इन 3 का आवश्यकता है। सर्वोत्तम मॉडल के ढांचे का कार्यान्वयन कहां से, कब से स्टार्ट हुआ, 2009 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दे, जो भी सर्वोत्तम मॉडल जो संस्था अच्छा लागू कर रही थी तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, पुरस्कार योजना दिया गया। मानक भी निर्धारित, जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसने निर्धारित कर दिया। ये बोल वचन है, हमें कोई काम का नहीं है। मॉडल का महत्व क्या है, अब देखो इस मॉडल का, सर्वोत्तम मॉडल का महत्व क्या है। तो सर्वोत्तम मॉडल है क्या, परिभाषित करिए तथा इसके महत्व की बात करिए। तो परिभाषित करना है, 7 चरण बताने हैं, 7 चरण के बाद आप महत्व पे आ जाओ। बोल बच्चन के टाइम ही नहीं मिलेगा 200 में, ठीक है ना, वर्ड में। तो देखो ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है, आपको बताने में असक्षम है, लेकिन वही हमारा ध्येय है कि क्यों हम फालतू की बातें बताएं तुमको, क्यों, वो दिमाग कुछ लिमिट ही रखो। ये सेवा प्राप्त इंटरफेस बिंदु पे सार्वजनिक सेवा प्रदाता संगठनों को गतिविधियों पे लागू गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा है। मतलब इतनी बोल वचन हम क्यों कर रहे हैं, जो 7 चरण हैं, मतलब सीधी बात है कि सेवा के लिए सेवा वितरण सुविधा क्या करेगा, बहुत अच्छा बना देगा, क्योंकि 7 चरण याद करो। यह ढांचा कार्यान्वयन एजेंसियों के हाथों में एक उपकरण है। यह ढांचा क्या करता है, जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, या ये उपकरण है, एक उपकरण है, मेजरमेंट है। इसी के आधार पे अगर कोई विकास करना चाह रहा हो, अपने सेवाओं को प्रोपोगेट करना चाह रहे हैं, तो इसको ऐसा करना चाहिए। ये सेवा वितरण में संधारणीय सुधार, भाई हमने कहा था मूल्यांकन करेगा, उस सुधार करेगा, तो ये मार्गदर्शन करता है। और ये क्या होगा, सेवा अगर अच्छी होगी तो विश्वसनीयता बढ़ेगी, स्व मूल्यांकन होता है, ये भी बात होगी। जो 7 चरण बताए हैं उसी पे बिटवा लिख जाना है इसको, ठीक है। ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पढ़ोगे तो गंदा होगा, लेकिन 7 चरण में जो बोले हैं कि इसे हम कैसे बोल दें कि सर आप तो बोलते हो, लिख जाओ वहां पे, आप कुछ बोलते ही नहीं हो। क्या इजी वे में बताना बड़ा आसान होता है, और एग्जामिनर भी बड़ा उसको क्या करता है, अच्छा प्रोत्साहित करता है नंबर दे के। जैसे हम यहाँ के बोल वचन नहीं लिख रहे हैं, देखो क्या बोल वचन लिख रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं पहली बात कि सेवा की गुणवत्ता बढ़ता है, सेवा वितरण लिखना, गुणवत्ता बढ़ता है। दूसरी बात है कि संस्था और नागरिक या ग्राहक में संबंध क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, ठीक है। विश्वास बढ़ता है, सरकार पे विश्वास बढ़ता है, हो गया दूसरा चीज। तीसरी बात है स्व मूल्यांकन किया जा सकता है, स्व मूल्यांकन करता है। ये एक उपकरण की तरह काम करता है, क्योंकि ये 7 चरण निर्धारित किया है, और 7 चरण के माध्यम से हम उत्कृष्ट सेवा सुनिश्चित करते हैं। कर लो, बोल वचन ही तो करना है, क्या हम कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस यूज कर रहे हैं। देखो हाँ, स्व मूल्यांकन, आप कौन सा बचा चरण, हाँ, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाता है, ठीक है। सतत विकास की तरफ ये क्या प्रोजेक्ट करता है। करो ना, कितना लिखोगे, हो गया, बहुत हो गया, यहां से जो अच्छा लगे उठा लो, ठीक।
दिमाग का कभी दही नहीं करना चाहिए, मतलब उतना ही इजी वे में, कभी भी एग्जामिनर को इजी वे में समझाओ तो समझ में आएगा, क्योंकि किताबी कीड़ा हो गए, वो किताब की लैंग्वेज लिखोगे भूल जाओगे, आधा अधूरा टूट जाएगा तो वहीं पे गुस्सा आ जाएगा। इजी लैंग्वेज में जितना हो सकता है समझाओ कभी भी, और उसमें भी अच्छी चीजें वर्ड्स यूज करो इजी लैंग्वेज में, मतलब आसान तरीके से समझाना चाहिए कभी भी। सेवाओं का समयबद्ध वितरण, टाइम बाउंड डिलीवरी सर्विस, ये 2011 में शिकायत निवारण विधेयक आया था, उसमें ये बात कही गई थी कि समय सीमा के अंतर्गत क्या होना चाहिए, सेवाओं को मुहैया कराना चाहिए। यही बोल वचन है, और इस बोल वचन को लागू करने के लिए हम कौन सा विधेयक लाए, बस इस विधेयक के बारे में जान लो कि सेवा से ही जुड़ा है। अभी तक हम सेवा से 3 चीजें बताएं, सिटीजन चार्टर, सेवोत्तम मॉडल, और तीसरा बता रहे हैं अधिनियम। और इस अधिनियम की विशेषता क्या है, तीनों की कहानी खिचड़ी लिखेंगे। देखो कि समयबद्ध वितरण और शिकायत निवारण विधेयक 2011 की क्या विशेषताएं हैं माल और सेवाओं के समयबद्ध वितरण से। तो क्या है कि प्रत्येक जो सार्वजनिक निकाय हैं उस अधिनियम के पारित होने के 6 महीने ही अपना क्या कर ले, नागरिक चार्टर प्रकाशित करना आवश्यक होगा। तो बताओगे कि भाई अगर कोई चीज है कि सिटीजन चार्टर को मजबूत करने के लिए क्या है, तो ये अधिनियम आया कि 6 महीने के अंदर कर लो, भले ही ना कर रहा लेकिन है तो, और विधेयक तो है ना। और एक नागरिक निम्नलिखित में से किसी विषय पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो शिकायत तंत्र की बात करें तो किस पे, नागरिक चार्टर पे कर सकता है, सार्वजनिक निकाय के कामकाज पे कर सकता है, कानून नीति और योजना के उल्लंघन पे ही ये क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित बातों पे कर सकता है। तो इसमें नागरिक चार्टर भी है, ध्यान रखना। विधेयक के और प्रावधान क्या है कि विधेयक में सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने सिटीजन चार्टर में बोल दिया है कि शिकायत तंत्र होगा और अधिकारियों को ही नियुक्ति नहीं कर रहे हो। और शिकायत निवारण 30 कामकाजी दिन में होगा, 30 दिन के अंदर आपको कर देना चाहिए, 30 कामकाजी दिन के अंदर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं कि लटकाए हो। तो ये बहुत अच्छा विधेयक है, जब भी सिफारिश करना है या क्या करना चाहिए तो ये बातें बोल सकते हो कि ये ऐसा बोला गया है इसमें। सेवा प्रदान करने में विफल अगर कोई हो जाता है तो अधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी है उन पे 50,000 रुपए क्या कर रहे हैं, दंड लगाया जा सकता है। तो सिटीजन चार्टर को अगर लागू करना है तो ये चीजें को तो हम कह सकते हैं कि ये जो विधेयक है उसको लागू करना चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल आज का हमारा राम कथा समाप्त हो रहा है, कैसा लगा कुछ बताइएगा। पहला लेक्चर हमारा खत्म हो गया, एक ओपन में डाला था, अब ओपन डालने में कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे ना व्यू आता है ना लोग को समझ में आता है। हो रहा है मस्त मौला रहे, हमें मालूम है कि यहाँ से सिलेक्शन होगा, ठीक है। ठंड से बच के रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।